एक और प्रॉब्लम है ना कि हम कंफर्टेबल हैं कि हमारे नेता कटोरा लेकर हम भीख मांगते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। इस पे 20 साल लड़ाई चल रही है। लीडर की भी मैं नहीं कहूंगी, ऐसे विचार आंदोलन की जरूरत है जो समाजवाद से बिहार को बिल्कुल खींच कर बाहर निकाले, 2 चमाटे मारे और कहे खत्म हो गया वो युग, अब आगे का युग ये है। बट एक सीमा है ना, किसी आइडियोलॉजी की एक सीमा है, हिंदुत्व की राजनीति की भी एक सीमा है। एक समय के बाद आपको सवाल पूछना होगा कि गरीब हिंदुओं की फौज लेकर हम क्या करेंगे। देखिए, ये पर्सपेक्टिव मिथिला वालों का तो है, बहुत पहले से है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, कुछ भी कहिए, सीता अभी वापस नहीं आई हैं। सीता का वनवास था, उसको लेकर के कोई मूवमेंट नहीं है। और सीता को क्लेम अवध नहीं कर सकता, यूपी नहीं कर सकता, क्योंकि सीता को निर्वासित वहां किया गया है। सीता वापस आएंगी तो बिहार में ही आएंगी। हमारा हिंदुत्व मूवमेंट मुझे लगता है यहाँ पे आकर के रुक गया है। कंट्रोवर्शियल लगता हो लगे, किसी के मन में ऐसा मंदिर मतलब मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाने की कवायद हम कर सकते हैं, हम आजीवन कर सकते हैं, पर राम मंदिर मूवमेंट जो बना था वो सिर्फ राम जी के मंदिर को स्थापित करने की बात नहीं थी। हाँ। वो रामराज्य एक व्यवस्था की बात थी, उसको अलग अलग रूपों में परिभाषित करने की बात थी। वो कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, ये खुद से सवाल पूछना चाहिए। भाजपा क्यों ढूंढ करके सेंट्रल भाजपा बिहार से अच्छे लीडर्स को चुनना चाहेगी? एक एक्स्ट्रा हेडेक वो क्यों लोगी? बिहार से विशेष प्रेम किसी को भी क्यों हो? जब बिहार से ये प्रेम बिहारियों को ही नहीं है, किसी को क्यों हो? आप कब तक इसमें खुश रहेंगे कि हमारे लिए इतना कर दिया गया? अरे भाई, वो आपके लिए नहीं किया गया। हाँ। आपको वोट बैंक बनाया गया है। आपने सड़कों पर खड़े होकर के अपने घर की जो स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए आपने शराबबंदी करवाई। कोई नई राजनीति वाला व्यक्ति आके कहता है कि हम आने के 2 घंटे के बाद, और आप एक्सेप्ट कर रही हैं इसको। वाई आर यू नॉट ऑन स्ट्रीट्स? एक पढ़ा लिखा आम बिहारी युवक इज सिमिलर टू पढ़ा लिखा महाराष्ट्रियन युवक, इज सिमिलर टू पढ़ा लिखा ओडियन युवक। आपको उसमें अलग लेवल से क्षेत्रीयता के नाम पे कुछ ऐसा अंतरंग करने की जरूरत नहीं है कि आपका बिहारीपना खिल करके वही स्टीरियोटाइप्स वहीं से तो क्रिएट होते हैं। जब मुझे देखेगा आप बिहारी लगते नहीं, अबे बिहारी क्या मतलब, सींग होते हैं, पूछ होता है, क्या होता है बिहारी का? बेसिकली आप लेबर क्लास नहीं लगते। हाँ, एग्जैक्टली, कि तुम रिक्शा खींचते और लेबर क्लास, क्योंकि लेबर क्लास की डेफिनेशन बना दी गई एक तरीके से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ शुभराष्ट्रा जी हैं और लंबे समय से आप लोगों में से बहुत लोगों ने बिहार चुनाव के ऊपर डिस्कशन की मांग रखी थी और हम दोनों ही बिहार से, हमारा बचपन बिहार में बीता है। उस कंटेक्स्ट में भी ये जो है एक महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। प्लस शुभराष्ट्रा जी राजनीतिक कैंपेन से लंबे समय से जुड़ी रही हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का 2013 वाला कैंपेन रहा हो या फिर उसके बाद बहुत अलग अलग कैपेसिटीज़ में इन्होंने बहुत काम ऑन ग्राउंड भी किया है और टीवी पर तो आप इन्हें डिबेट्स में आप देखते ही रहते हैं। तो आज हम उन्हीं से वस्तुतः हम बिहार के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे कि बिहार क्या था, फिर किस तरह का बदलाव आता है नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार का भटकाव होता है, फिर नई चीज़ें प्रशांत किशोर के रूप में जो जिन्हें बिहार का केजरीवाल भी बहुत लोग बताते हैं वो जा रहा है। और भविष्य क्या हो सकता है, पोटेंशियल क्या है बिहार का? क्या हम बिहार को चाणक्य और चंद्रगुप्त यही नाम लेकर के रटते रटते मर ही जाएंगे या वास्तव में बिहार कुछ प्रगति के पथ पे जा भी पाएगा? शुभराष्ट्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले तो आरंभ करते हैं कि बिहार की जो छवि है लोगों के मन में, एक तो बिहारी शब्द को लेकर के जिस तरह से ये डिमीनिंग वर्ड की तरह यूज हुआ है लालू यादव के बाद, और पहले यदि हम स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिहार का योगदान देखेंगे तो आरंभिक चरणों में मुझे लगता है 60-70 के दशक में बहुत अच्छी स्थिति में बिहार था जीडीपी वाइज। फिर क्या ऐसा होता है पॉलिटिकली यदि बताना चाहे तो वहाँ से, या फिर हम अपने बचपन की बात कर सकते हैं कि हमने किस तरह का बिहार देखा है, तो वहाँ से आरंभ की। अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की स्थिति खराब होने में अब इन रेट्रोस्पेक्ट कहा जा सकता है समाजवाद का बहुत बड़ा योगदान है। समाजवाद एक समय के लिए बहुत ज़रूरी था, बिहार के लिए अत्यंत आवश्यक था, भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन बाकी प्रदेशों ने समाजवाद को एक समय के बाद त्यागा।
बिहार आज तक न त्याग पाया है और न इस मूड में नए नेता भी जो उभर के आ रहे हैं वो भी इस मूड में नहीं लगते कि वो त्यागेंगे। अब आप बताइए, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हम अपना उद्यम चला रहे हैं, हम किस विचारधारा के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं और कितने देर तक कर सकते हैं? हम न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी हैं, न हम पूर्ण रूप से समाजवादी हैं, लेकिन हम अर्थ की महत्ता तो समझ रहे हैं। मुझे आप बताइए कि स्वतंत्र भारत में अर्थ की महत्ता समझाते हुए बिहार को अगर किसी ने व्याख्यायित किया हो तो वो कौन सा राजनेता है? कोई नहीं करता, मुझे नहीं दिखता। हो सकता है अगर आप मेरी रिसर्च अगर कमज़ोर हो तो आप बताइए। मैं और आपने स्टीरियोटाइप की बात की कि बिहारी शब्द एक गाली बना। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, पर जो लोग बाहर आ गए, जैसे नाम ले लेकर के बात कर सकते हैं ना आपके, हाँ। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, हम तो नंबर 1 और 2 को भी नहीं छोड़ते। बाहर जब लोग बम्बई चले गए, भाई ये जो मानस पे एक स्टीरियोटाइप अगर अंकित होता है तो वो कुछ स्थापत्यों से होता है, जैसे टीवी के माध्यम से हुआ, मीडिया के माध्यम से हुआ, हाँ, सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल, सिनेमा के माध्यम से हुआ। वहाँ बिहारियों ने ही बिहारियों को किस तरीके से दिखाया और वो कंफर्टेबल थे। अपहरण में मैं ये नहीं कह रही कि अपहरण फिल्म पर पर्टिकुलर कटाक्ष नहीं है या फिर कोई भी सीरीज जो आई हुई कल्ट, बाय द वे अपहरण एक कल्ट मूवी है, लेकिन एक समय के बाद उस स्टीरियोटाइप को कहाँ पे वो जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे स्टीरियोटाइप बन रहा है, कहाँ पे आपका मखौल उड़ाया जा रहा है, ये तो आपको वो सीमा तय करनी होगी। आप आज देखिए कपिल शर्मा शो में जब लोग जाते हैं, वो किसी भी प्रदेश के हों, कपिल उनको पाजी कह के बुलाते हैं और लोग बहुत कंफर्टेबल हैं कि भाई भाई का संबोधन है। आप और हम कहीं अगर जाएं तो क्या बिहारी एक बिहार से कोई हम एक ऐसा इडियम उठा करके हम मेन स्ट्रीम मीडिया में हम स्थापित कर पाए? नहीं कर पाए। ये कमी मेरी आपकी शायद नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम वी हैव जस्ट एंटर्ड द गेम। लेकिन जो हमारे पुराने लोग रहे, जिन्होंने पलायन इस वजह से किया कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। भाई अगर बिहार में बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बरस कुछ रहा होता तो प्रकाश झा नहीं गए होते बाहर, मनोज वाजपेयी नहीं गए होते बाहर, पंकज त्रिपाठी नहीं गए होते बाहर। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके योगदान को सिरमौर रखते हुए मैं ये कह रही हूँ, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया। लोग शायद चाहते भी नहीं है कि वो उस तरीके से एड्रेस हो। थोड़ा बचपन के समय में चलते हैं। जब मैं याद करता हूँ, हमारे बचपन का वो दौर था जो मतलब ये 90 के ही आरंभ में, यदि चले 90 के दशक के आरंभ में, लालू की पॉलिटिक्स पीक पे थी। माओइज़्म अलग अलग रूपों में वहाँ पे MCC करके चला करता था। फिर उसके विरोध में जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया का रणवीर सेना आता, और इस तरह की छोटी मोटी बहुत तरह की सेनाएं आई। दंगे जो है एक, मुझे लगता है कि बहुत ही रिकरिंग लेट मोटिव टाइप का जो है वो दंगे उस वक्त हुआ करते थे। छोटा छोटा हो रहा है और लार्ज स्केल भी हो रहा है। कर्फ्यू, मुझे याद है बचपन में पहली बार हमने वो शायद 92 के बाद, वो बाबरी के बाद कर्फ्यू लगा था, वो दौर है। मतलब एक तो ये है जो हमारे नियंत्रण में संभवतः नहीं था, और दूसरा फिर ये रंगदारी का, रंगबाजी का, अपहरण का, ये सारा दौर भी हमने देखा है। आपकी स्कूलिंग थोड़ा सा बताइए। जैसे मेरी स्कूलिंग इसलिए बाहर में हुई, बाहर ने हुई तो सैनिक स्कूल में जो बिहार का ही हिस्सा था, पर बेगूसराय में नहीं हुई स्कूलिंग। 5वीं के बाद माता पिता का ये रहता था कि इसको बाहर किसी तरह से निकाल दो, नहीं तो यहाँ या तो कोई उठा लेगा या मार देगा, इस तरह की बात थी। आप थोड़ा सा अपने बचपन के बिहार के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। मैंने आपका कल पॉडकास्ट जो आपने किया था वो सुना था। हाँ। बिहार पर इसी मुद्दे पर आपने एक बहुत लंबा व्याख्यान दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो एक बहुत ग्राउंडेड और बहुत इमोटिव एक तरीके से अपील है उस पास्ट को जीने जो जिया है हम लोगों ने। देखिए मेरा जो बचपन बीता वो मैं नालंदा से हूँ। नालंदा में मेरा पिताजी का पैतृक, अब तो पैतृक नहीं कह सकते शायद उसको मतलब अब तो मेरा घर कहीं और है, बट नालंदा में मैं पली बढ़ी और पटना से मेरी पढ़ाई हुई। पटना जाने का कारण ये एक्चुअली सुरक्षा का कारण नहीं था कि पटना जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात थी कि भाई मेरे पिताजी ने गांव में पढ़ाई की तो उनको लगा कि मैंने पटना यूनिवर्सिटी से PhD अगर की है तो मैं अपने बच्चों को पटना में पढ़ाऊँ, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। हमारी पढ़ाई लिखाई मिशनरी स्कूल में हुई। लेकिन एक दौर ऐसा आया जिसकी बात आपने की है बहुत विस्तार से,
जब लोग डरते थे, खास करके अपर कास्ट फैमिली के बच्चों को लेकर के माँ पिता के मन में बहुत ज़्यादा डर रहता था कि वो सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत आम था, जैसा आपने कहा, किसी के घर के सामने अगर रंग रोगन भी होता था तो उस बच्चे को उनके घर के बच्चे को उठा लिया जाता था और 3-4 दिन के बाद वापस करते थे, कुछ हज़ार कुछ लाख रुपए लेकर वापस करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड की बात है, नाम कटाया गया मिशनरी स्कूल से और मैं आर्मी स्कूल में आई। पर्सनल कारण कुछ थे कि मम्मी की भी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन मूल कारण आज जब मैं सोच पाती हूँ तो वो कारण सुरक्षा का था कि बेटी साथ जाएगी, बेटा और बेटी साथ जाएंगे साथ आएंगे वाली बात रही। इसके अलावा कर्फ्यू की जब आपने बात की तो आपने 92 का जिक्र किया, चूँकि आप बाहर थे, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपको वो नहीं, मैं वो तो सैनिक स्कूल 97 में गया, मुझे याद है, मैंने देखा है। शाम 6 बजे के बाद घर से कौन निकलता था अजीत जी? वो तो एक तो अनसेड कर्फ्यू होता था जी। एक तो कर्फ्यू जो एक्चुअल आता था दंगे के बाद, एक होता था 6-7 बजे, लाइट वाइट तो होती ही नहीं थी, दुकान सारा मार्केट बंद, 7 बजे आदमी खाना खा के सो रहा है, इस टाइप का। बिल्कुल। हाँ। गाँव मुझे याद है। और वो ऐसा नहीं था कि हम लोग वैदिक जीवन जो है फॉलो कर रहे थे। जो आपने बात कही थी, रात भर लोग जग करके राइफल लेके बैठे रहते थे छतों पे। बिल्कुल। अचानक से मुझे याद है कि बचपन की कोई भी एक रात गांव की गर्मी के सीजन में छत पे सोया करते थे क्योंकि बिजली नहीं थी। तो एक रात मुझे याद नहीं है जब हम लोग दहशत में नहीं सोए हों। अचानक से कहीं भी एक गोलीबारी हो जाती थी, अचानक से कहीं भी हल्ला हो जाता था कि भाई ओकरा ही लगा है चोर निकल ले, फलनवा ही डकैत निकल ले। ये होता था, ये रियलिटी है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मूवी वाला सीन था, भाई ये मूवी वाला सीन नहीं था, एक्चुअली ऐसा जीवन जिया है हम लोगों ने। मुझे याद है पटना से लेकर नालंदा बहुत कम डिस्टेंस, मतलब 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है। आज तो कार से 1-1.5 घंटे में आदमी आराम से अपने गाँव पहुँचता है। उस दौरान हमें 7-8 घंटे लगते थे, क्योंकि हम बस स्टैंड से बस लेते थे, बस कहीं भी खराब होती थी, कई बार बस खराब की जाती थी थैंक्स टू MCC। रंगदारी टैक्स वसूला जाता था बस वालों से। और बेगूसराय में मेरा आना जाना काफ़ी रहता था, क्योंकि मेरे चाचा जी की शादी जहाँ हुई थी, मतलब रिफाइनरी टाउनशिप में उनके ससुर जी काम करते थे, तो बेगूसराय में जाती थी। अजीब सी दहशत थी। मैं वो एज अ 36 ईयर ओल्ड वुमन आई कैन नॉट वर्बलाइज कि वो 4-5 साल की बच्ची के मन में वो क्या डर था। कहीं भी गाड़ी रुक जाती थी, कोई भी आ जा रहा है बस के अंदर। अब हम हंस सकते हैं इसमें, ये हमारे लिए कॉमिक रिलीफ वाली बात है, बट वो कोई भी बस में आ जा रहा है धीरे आपके अगर आपने कोई गहना नहीं पहनता था, आज मैं जानबूझ करके कुछ पहन के बैठी हूँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ? एक तो मैं डिजिटल ही बैठी हूँ, ये नहीं कर सकते थे आप। मुझे वो सब कुछ याद है कि स्कूटर लेने की क्षमता होने के बावजूद आदमी नहीं लेता था कि भाई बगल वाले घर के 2 घर छोड़ करके कोई है जो कि फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो आपके घर पे लगातार गश्त बनाए हुए है कि कहीं इनके यहाँ देखो कुछ हो तो नहीं रहा है। किसी की शादी हो रही है, रातों रात ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, गहने वहने ऐसे छुपाए जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो। तो ये चीज़ें, ये रियलिटी थी हमारे जीवन का। बेगूसराय तो मतलब मुझे लगता है कि रंगबाजी का जो पिनेकल होता है उस टाइप का मुझे याद है, अच्छे से याद है। हमारे यहाँ क्रिमिनल का नाम अशोक सम्राट था, रंगबाज है ना, भूमिहार था, अशोक सम्राट। मतलब साले नाम रखे हो किसका तुम, अशोक का नाम खराब कर रहे हो, बिहार का है अशोक सम्राट जोड़ करके, और काम क्या कर रहा है। उसी तरह टुनटुन सिंह और तमाम तरह के रंगबाज, अनंत सिंह तो हैं ही, बेगूसराय मुकामा ज़्यादा दूर, पुल का एक डिफरेंस है। अगेन जो मैं बोल रही थी मीडिया वाली बात, ये बात रह जाएगी। आप देखिए, अनंत सिंह एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, बट बतौर मीडिया कर्मी आप चाहे डिजिटल मीडिया से जुड़े हो, आप एक तो मैं डिजिटल मेन स्ट्रीम मानती नहीं हूँ, मीडिया इज मीडिया। आपको कैसे हंसी आ सकती है उनके उन वाक्यांशों पे या उन वाक्यों पे जो कि डीप रूटेड है वहाँ की गंदी राजनीति में। आप हंस रहे हैं इस बात पे। वो क्या है ना कि जो लोग अनंत सिंह का इतिहास नहीं जानते, जैसे लालू को मस्खरा बोल दिया जाता है, भाई उसने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया है, उसको जब आप समझोगे संभवतः आपको उस चुटकुले पे हंसी नहीं आएगी। अभी अनंत सिंह के साथ लोग मज़े लेने के लिए जाते हैं, वो वन लाइनर्स उसके चाहे कितने भी घटिया हों, जो जिसको पता नहीं है कंटेक्स्ट, उसको मज़ा ही आ जाता है। जैसे अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा था, कुछ काम करवे नहीं की है,
उसके बाद जो शब्द बोला, हाँ हाँ शब्द नहीं, उसको नॉर्मलाइज किया, जानवर ही का तो नाम है। अरे यार, क्या बोल रहे हो? थमिए, एक मिनट थमिए। ये नेता आपका ये एक सेकंड में एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, जो नेता होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी लेके नहीं जाते। हाँ वो अनंत सिंह विधानसभा में अपनी वजह से नहीं पहुंचे। अनंत सिंह एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोकामा का कोई भी पढ़ा लिखा युवा, नहीं भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी ऐसा युवा जिसमें बेसिक सेंसिबिलिटी हो, सिविक सेंस हो, क्या वो अग्री करता है? नहीं करता तो आपको विरोध में खड़े होना चाहिए। और मैं अनंत सिंह तो पर्टिकुलर पार्टी से हैं, फिर हो जाएगा कि भाई आप किसी दूसरे पार्टी का कर रहे हैं। आप वो चीज़ पप्पू यादव के लिए भी लागू होती है, वो चीज़ तेजस्वी यादव के लिए भी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भाषण दिया और जिस द्व्यर्थी तरीके से बात की उसने, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। खास करके हम जैसे जिस युवा वर्ग में हम हैं, वय में हम लोग हैं, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होनी चाहिए ये बात, क्योंकि इसी वजह से बिहार न केवल बदनाम हुआ, आप और हम जैसे लोग बाहर निकले। अब जब तेजस्वी पे हम लोग आए, तेजस्वी में आपको क्या मतलब, अभी यदि मैं प्योर पॉलिटिकल सेंस में उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि और प्योर पॉलिटिकल सेंस में फिर मैं बोल रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड ये सब हटा के, जो श्रूड पॉलिटिक्स होती है, उसने किस तरह से नीतीश का यूज किया, सत्ता में आता है चाचा भतीजा बन करके, और उसके बाद जो एक लाइफ लाइन उसको चाहिए थी, नहीं तो 30-40 सीटों पे सिमटा हुआ रहता था, जो कि अब पलट के जेडीयू की स्थिति हो गई है और जेडीयू को संभवतः हवा लगी नहीं। आपने उस पूरे मतलब कालखंड को बहुत ही नज़दीकी से देखा है। मैंने 2015 का कैंपेन भी किया। हाँ, तो इसी तो कारण कालखंड तो हमारा जिया हुआ यथार्थ, बिल्कुल। तो ये प्रोफेशनल यथार्थ भी है। ये अब बताइए मुझे कि तेजस्वी का जो अभ्युदय होता है, और उसने जिस तरह से 2020 वाले उसमें लालू का नाम पोस्टर से हटाया, फोटो हटाया, लोगों से जाके माफ़ी तक मांगी कि जो उनके समय में हो गया सो हो गया, हम जो है नया राजनीति करने आए हैं, और फिर छोटी छोटी जनसभाएं करना, ये सब करना। थोड़ा सा उसका पॉलिटिकल राइज के बारे में समझाइए, क्योंकि अभी जितने पुत्र हैं ना, नेता पुत्र, उसमें सबसे यदि मतलब ढंग का तो नहीं कर रहा है, मैं समझ रही हूँ, ऊर्ध्वोन्मुखी जो है वही बंदा है। क्योंकि अगेन हम मुझे लगता है बिहार का जो एक कल्चर था सवाल पूछने का, वो कहीं बहुत पार्श्व में चला गया है। हम सवाल नहीं पूछते हैं। हमने क्या तेजस्वी से कभी भी तीखे स्वर में पूछा कि आप अगर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के समय जो वो हुआ मुझे उससे नहीं आका जाए, तो आप किस तरीके के प्रवक्ता भेज रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर? आप किसी ने पूछा कि आपके ब्लॉक लेवल पर जो खड़ा है, जो भी लोग खड़े हैं, वो किस तरह से बिहेव किया उन्होंने 2015 के रिजल्ट आने के बाद? तो मीडिया फ्रेंडली तो है ही ना माहौल, सॉरी पॉलिटिशियंस तो मीडिया फ्रेंडली है ही ना। जो भी राजनीति में आज थोड़ा भी मतलब पैया भी चल रहा है, उसको पता है मीडिया को कैसे हैंडल करना है, बट उसके बियॉन्ड सवाल कहाँ है? नहीं, मीडिया तो मुझे लगता है एज ए होल सवाल पूछना भूल चुकी है। केजरीवाल को कितने लोग काउंटर क्वेश्चन कितने लोग करते हैं? मीडिया में अभी हो गया राहुल गांधी ने वोट चोरी का लगा दिया आरोप, तो तुम्हारी सेंसिबिलिटी कहाँ है कि वोट चोरी होती है कि नहीं? उस हेडलाइन में उसका काउंटर क्यों नहीं होता है, सेकंड पार्ट हेडलाइन का? क्योंकि मैंने जो मीडिया की पढ़ाई की, हमें तो बताया गया था कि भाई आपका हेडलाइन, आपका सिनॉप्सिस, आपका पहला पैराग्राफ, वो हर कहानी पूरी तरह से कहने में सक्षम होना चाहिए। अभी है कि तेजस्वी ने कह दी बड़ी बात, यही पे चल रहा है, तो क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछ रहा है। आपने जो सवाल, फिर कमिंग बैक, क्योंकि आप और हम बात करते हैं तो हम बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि अमंग द लीडर्स जो हैं उसमें अगर तेजस्वी को देखा जाए, आका जाए, तो वो एक इन्फ्लुएंसर टाइप का फिगर बन के उभरते हैं। लेकिन थोड़ा गहराई में अगर देखें तो तेजस्वी ने सिर्फ जेडीयू को साधा है ऐसा नहीं है। उसने अपने फैमिली की राजनीति भी सबसे पहले उसने अपने परिवार की राजनीति साधी। भाई 1 दर्जन बच्चों में कौन होगा उत्तराधिकारी? बड़ा अच्छा गेम खेल करके उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। उसके बाद ये जो बात है कि हम कुछ वर्ग के लिए हम एक चॉकलेटी बॉय फिगर बना करके रखें कि भाई हम दिखने में ठीक ठाक हैं, और ये प्रॉपर बाकायदा ये ब्रांडिंग की गई उसकी 2015 के आसपास, ये ब्रांडिंग की गई उसकी कि भाई महिलाओं में एक अच्छा क्रेज बनाया जा सकता है उसका।
लेकिन पॉलिसी इश्यूज पे बात की जाएगी ना, कभी तो की जाएगी। शुरू के 3-4 साल नहीं की जाएगी, बाद में तो की जाएगी। भाई पॉलिसी इश्यूज पे ऐसा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जो बाकी नेता नहीं कह रहे। हम नौकरी देंगे, कैसे दोगे? कहाँ से? और अगर नौकरी देंगे तो आपके अपने पहले आपने कहा कि हम उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि आप अपनी फैमिली की राजनीति ढो रहे हैं। आपकी फैमिली में ये जो 12 लोग हैं, 12 बच्चे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी जी के, उन 12 बच्चों का प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं ये सवाल सिर्फ तेजस्वी से नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये सवाल मेरे ख्याल से 2013-14 से मैं राहुल गांधी से भी पूछ रही हूँ, प्रियंका गांधी से भी पूछ रही हूँ। आपकी प्रोफेशनल पेडिग्री है क्या कि आप हम जैसे युवाओं को नौकरी देने की बात करें? क्या देंगे, किस तरीके से देंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर टफ सवालों के पैनल में अगर बिठा के रखा जाए तो मुझे तेजस्वी में कोई बहुत ना होप दिखता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को आगे आने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का भविष्य खराब कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये राजनीति का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरह के लोग अभी, चाहे वो मीडिया कैंपेन्स के माध्यम से, सोशल मीडिया कैंपेन्स के माध्यम से, इन्हीं लोगों को कि भाई इनकी विजिबिलिटी है और एक वोटर बेस बना हुआ है कि भाई इतने लोग मुसलमान दे देंगे हमें, इतना यादव दे देगा, ये समीकरण हमने साध लिया है। किसी ने कुशवाहा को साध लिया, किसी ने कुर्मी को, किसी ने अपर कास्ट, यही चल रहा है। और विपक्ष जो चाहे केंद्र के रूप में विपक्ष हो या फिर स्टेट के लेवल पे हो, कहीं पर भी उचित विषय नहीं उठाता हुआ दिखता है। उचित विषय क्या है? अभी जैसे एथेनॉल वाला विषय है जी। आप भी गाड़ी चलाती हैं, आपको भी पता है कि 2023 के बाद कितने व्हीकल्स हैं और उससे पहले कितने। बहुत बड़ा विषय था जिसको विपक्ष उठा सकते थे, विपक्ष का उठा रहा है वोट चोरी। SIR पे तेजस्वी जो है इतना आक्रामक हुए जा रहा है। अब SIR पे वही है कि मीडिया भी उसको सवाल नहीं पूछ रही कि भाई तुम जो बोल रहे हो उसी के क्लेंजिंग के लिए तो है। कल इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसे होता है, ये हो रहा है। मीडिया वालों को पता क्यों नहीं था? तो कहीं ना कहीं एक पूरी इंडस्ट्री मीडिया की जो है वो भी मतलब पर्पसफुली मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस पूछना भूल गई है। केजरीवाल के मामले में तो हम जानते हैं, हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। जी जी, बहुत आसान है आपके और मेरे लिए कहना कि भाई सवाल पूछे जाएं, क्योंकि आपके और हमारी फितरत शायद कंफर्टेबल रहने की नहीं है। पर जिनको कंफर्टेबल ही रहना है वो सवाल क्यों पूछेंगे? और वो किसी से सवाल नहीं पूछेंगे। आज इस देश में विपक्ष को तो हम गाली दे ही रहे हैं, गाली देना ही चाहिए, वो इसी लायक हैं। मुझे थोड़ी सी शिकायत जनता से भी है। ये सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा, सत्ता पक्ष नहीं उठाएगी, उसका काम नहीं है। विपक्ष नहीं उठाएगी क्योंकि बौद्धिक क्षमता नहीं है। आप कहाँ हैं? आपके मुद्दे अगर संसद में डिस्कस नहीं हो रहे, आप विद्रोह करके सड़कों पर उतरिए जिन मुद्दों पे उतरना चाहिए। जैसे बिहार में स्कूली शिक्षा के मामले में बिहार ने जो स्थिति हासिल की है, ठीक ठाक स्थिति है उसकी। स्कूली शिक्षा की बिहार को ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कोई भी नया व्यक्ति आ करके अगर स्कूल बैग कह रहा है कि हमारा स्टेटस पार्टी का सिंबल है, बस्ता अगर सिंबल है, तो आप पूछिए सवाल। हायर एजुकेशन की कमी है भाई। यहाँ से तो पढ़े पढ़े हम लोग सब लोग अच्छे, आप सैनिक स्कूल में पढ़े, मैं DPS बोकारो से पास आउट हूँ। बिहार का कोई भी अच्छा स्टूडेंट, मतलब एवरेजली गुड स्टूडेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बाहर जाके। हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़रूरत है। हमें ये नहीं चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि बिहार में जो स्थापित कोचिंग सेंटर्स हैं उनके माफियों के साथ हाथ मिला करके कहे कि भाई स्कूल की व्यवस्था हम ठीक कर देंगे, यूनिवर्सिटी के लिए आप अपना देखिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं। जो नई राजनीति वाले जो लोग हैं, एक आई पिछले चुनाव में आई पुष्पम प्रिया चौधरी जी, घर घर घूमी, गांव घर घर तो नहीं, गांव जिले घूमी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे उठाए। उठाने के बाद क्या मॉडल क्या है ठीक करने का? तो मुझे लगता है कि हमें अपने कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट लेना ज़रूरी है। और ये काम, ये मैं थोड़ा गर्व से कहती हूँ, ये काम केवल बिहारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत है मेहनत करने की, हमें आदत है सिर्फ AC में नहीं बैठने की। ये चीज़ें अगर हम सड़क पे उतर के नहीं करेंगे अजीत जी, आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या ऑलरेडी बन चुकी है। अक्रॉस द पॉलिटिकल आयल आप देखिए, एक लीडर आपको नहीं देखेगा जिसके नाम पे आप
2 आर्टिकल लिखने का भी मन हो, मैं मरने मारने की तो बात नहीं कर रही हूँ, 2 आर्टिकल्स लिखने का भी आपका मन करे, क्योंकि ये बौद्धिक विपन्नता उस प्रदेश की नहीं है। वो प्रदेश एक्चुअली आज भी बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन ये पूछना पड़ेगा कि हम अच्छे नेताओं को क्यों नहीं आगे आने दे रहे, या हम वैसे लोगों को नेता क्यों मान ले रहे हैं जिनका एजेंडा आपके सामने है, आप देखना नहीं चाह रहे हैं, या आप देख के नजरअंदाज कर रहे हैं, या आप देख के मजा ले रहे हैं कि अच्छा ठीक है करने दो, क्या ही कर पाएंगे। मुझे वही मजे लेने वाला ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी के चुनाव को देख रहा हूँ, या 5 साल पहले या 5 साल पहले या उससे 5 साल पहले, 2005 वाला चुनाव जो था वो तो एक बदलाव को वोट दिया गया था। उसके बाद 5 साल नीतीश कुमार ने काम भी किया जो दिखा, और उसके बाद नीतीश कुमार उस आदमी को संभवतः ये समझ में आ गया कि भाई मैं सत्ता से अब बाहर नहीं जा सकता, मेरे सामने 2 विकल्प हैं, कभी ए चुन लूँगा कभी बी चुन लूँगा, मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूँगा। अब क्या है कि लालू के समय से यदि देखा जाए तो एक शब्द मैंने लिखा था कि ये पर्पसफुल अंडर डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है बिहार में। जी बिल्कुल, कि वर्ल्ड बैंक जो है शिक्षा के लिए फंड भेज रहा है, राबड़ी देवी कह रही कि जरूरत नहीं है, मतलब राबड़ी देवी कह रहे शिक्षा के फंड की जरूरत नहीं बिहार को। आप बताइए, थोड़ा सा मैं इस वर्ड से क्या आप एग्री करती है कि ऐसा एक पॉलिसी रही है कि हमें ऐसे ही हे बन के अशिक्षित बन के रहनी है, तभी तो चरवाहा विद्यालय जैसा, मतलब कोई यार चाणक्य की भूमि से चरवाहा विद्यालय जैसा शब्द ये कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, और कैसे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं आज नेशनल मीडिया में उसको भुनाने में। हाँ। कि हमारे दिगंत के नेता चरवाहा विद्यालय की स्थापना की, और लाठी भांज भाई पप्पू यादव ने मेरा जो डिबेट हुआ वो धर्म संकट जो शो था उसमें वो लाठी भांज के कह रहे हैं कि हम भाई चरवाहा विद्यालय से पास आउट है में। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो है ही, ये जो आप कह रहे हैं वो तो समस्या है ही। एक और प्रॉब्लम है ना कि हम कंफर्टेबल हैं कि हमारे नेता एक तरीके से, बुरा नहीं माने व्यूअर्स, बट ये ज़रूरी है कि इन्हीं लहजे में बात की जाए, कटोरा लेकर हम भीख मांगते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। इस पे 20 साल लड़ाई चल रही है, हम कैसे मतलब एज अ बिहारी आप कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं कि आपके चुने हुए लोग, चाहे वो भाजपा के हों, वो जदयू के हों, वो आरजेडी के हों, वो कोई पार्टी के हों, वो जाके दिल्ली सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि स्पेशल स्टेटस चाहिए। आप इसलिए आपको मलाल है कि हमारे पास जो ग्रांट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मतलब हम भिखमंगा हैं और हम तुम बोलो कि हम भिखमंगा हैं और हमारे सिक्का दो, ये कोई कैसे स्वाभिमानी नेता कर और सकता ये है? नीतीश कुमार जी का शायद बयान था, ये हमारी वजह से मुंबई दिल्ली चल रही है। शर्म करो कि वो जो लोग मुंबई दिल्ली चला रहे हैं वो बिहार आकर काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। सवाल ये पूछा जाना चाहिए। तो बिल्कुल पर्पसफुल अंडर डेवलपमेंट है। और पर मुझे इसमें एक चीज़ ये भी लगती है कि शायद इन नेताओं का विजन भी उतना बड़ा नहीं है। एक होता है कि आप ये जो पर्पसफुल अंडर डेवलपमेंट तब होता है जब आपको दिख रहा हो कि मेरा फ़ायदा इसमें है, चलो रहने दो, जैसे कांग्रेस ने किया कि भाई गरीब रखोगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा, तो रायबरेली या अमेठी की जो स्थिति थी वो थी। मुझे लगता है यहाँ पे एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, या एक लीडर की भी मैं नहीं कहूँगी, ऐसे विचार आंदोलन की ज़रूरत है जो समाजवाद से बिहार को बिल्कुल खींच कर बाहर निकाले, 2 चमाटे मारे और कहे ख़त्म हो गया वो युग, अब आगे का युग ये है। वो ये युग क्या होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती किसी के पास क्लैरिटी होगी, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, पर ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि सोशलिज्म इज ओवर, इट शुड बी ओवर फॉर सम टाइम। भाई कोई भी आइडियल का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, बच्चा डिलीवर भी हो गया, उस बच्चे डिलीवर हुए, एक नहीं हुए, कर्पूरी ठाकुर जी हुए, सब जेपी आंदोलन से निकले, मैं वही कह रहा था, और किस तरह के बच्चे निकले वहां से, नीतीश निकले, रामविलास निकले, नीतीश जी ने, और ऑल सडन एंड डन नीतीश जी ने अपने पहले दूसरे कार्यकाल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग काम किए, बट एक सीमा है ना, किसी आइडियोलॉजी की एक सीमा है। इनफैक्ट मैं तो, चूंकि आपका चैनल प्रोवोकेटिव है, तो मैं कहूंगी हिंदुत्व की राजनीति की भी एक सीमा है। एक समय के बाद आपको सवाल पूछना होगा कि गरीब हिंदुओं की फौज लेकर हम क्या करेंगे जब आर्थिक संपन्नता होगी ही नहीं, कल्चरली हम कहते रहेंगे कि हम फलाना हम डिमका,
पर अर्थ कहाँ है, और अर्थ आपके धर्म का पार्ट है। ये जो अर्थ की बात मुझे लगता है हर बिहारी को हर मंच पर उठानी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें जो दूसरा हमारा जो एक ध्येय है उसकी पूर्ति की बात कोई नहीं करता। कोई करता है तो उसको ऐसा ब्रांड कर दिया जाता है कि इससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है, या अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप गलत तरीके से ही कमा रहे होंगे। और ये जो सोशलिज्म जो अंदर तक बिल्कुल रगों में दौड़ा दिया गया है, वो उसकी समस्या है। तो ये तो नेहरू के टाइम से है ना, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, तो लिख के मरा है वो बंदा। वो अपने समय के उद्योगपतियों को, हाँ वो चले गए, लेकिन उसको बेस बना के और नेहरूवियन सोशलिज्म करके वो आता है। फिर बिहार में सामाजिक न्याय आता है, और जो अंडर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि सामाजिक न्याय के बल पे तुम ये नहीं कर सकते कि यार सड़कें नहीं दे रहे हो, तुम स्कूल नहीं दे रहे हो, बेसिक चीजें नहीं दे रहे हो। एक मिनट आपको टोक रही हूँ, क्यों मैंने आपको ये बोला कि मतलब विजन नहीं है नेताओं का। आप देखिए ना, चारा घोटाला कितने का घोटाला है? 950 करोड़ कितने का है? 1000 करोड़ से अंदर की बात। हाँ। कोई पूरे देश में किसी भी स्टेट में 950 करोड़ के लिए इतनी छीछा लेदर थू नहीं हुई। कोई आप साउथ का कोई घोटाला उठा के 1 लाख करोड़ से कम का हो तो बताइए। मतलब जिस हमारे नेता, वो इतने करोड़ का घोटाला कहा जा रहा है, मतलब किकबैक में कुछ ही मिला होगा ना, 50, 100, 200, 300 करोड़ मिले होंगे। जब हमारे नेता ही 300 करोड़ के घोटाले में विजन नहीं है, घोटाले में ही विजन नहीं है, तो आप स्टेट के डेवलपमेंट की क्या बात करेंगे? जितने में बिहार चुनाव हो जाता है उतने में शायद अरुणाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं सध पाए। ये है स्थिति हमारी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अपने रूट्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम कह देते हैं चाणक्य, भाई चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, पढ़ा आपने? क्या था, किस तरीके स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, वो पढ़िए। तो चाणक्य से ही कि जो बिहारियों का है, अब ये जब बाहर जाएगा ये पॉडकास्ट, या नॉर्मली भी कभी एक बिहारी होने के नाते मैं बिहार को जब ये मतलब मैं एक सेकंड में एक चीज और राइडर दे दूं। जो बात अभी हमने की, मैं घोटाले का महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ के नेताओं का जो करप्ट स्वरूप है, उनके घोटालों में भी विपन्नता झलकती है। आप उनसे एक समृद्ध बिहार बनाने की मांग नहीं कर सकते, है ही नहीं उनके पास। कई चीजें बिहार के साथ जो चिपकाई भी जाती है ना, अब जैसे जातिवाद को लेकर के होता है, यार बिहार का जातिवाद तमिलनाडु के जातिवाद के सामने कुछ भी नहीं है। हम तो अल्ट्रा माइल्ड टाइप के हो जाते हैं उनके सामने। मैंने भी ये रिटॉर्ट किया था, मुझे याद है, कॉफ़ी पे कुरुक्षेत्र जो होता है, पिनाज त्यागी जी कर रही थी उस दिन, वही जाति वाली बातें। मैंने कहा पिनाज जी, बिहारी कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, और जातिवादी हर वो इंसान है जो भारत में है, और अगर किसी न किसी व्यवस्था से जुड़ा है वो जातिवादी होगा। जातिवादी, इसमें मैं गलत सेंस में नहीं कह रही हूँ कि भाई आप अपने जात को लेकर के, आप किसी जाति में आपका जन्म हुआ और सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप उस जाति से निकल के दूसरी जाति में नहीं जा सकते। आज मेरी इंटरकास्ट शादी हो गई है, उसके बावजूद भी मैं गाँव में उसी समाज की बेटी मानी जाऊंगी। तो ऐसे सिचुएशन में बस बिहारियों के साथ ये है कि हम कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये समस्या है, और हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम उसको ब्रश नहीं करते कारपेट के अंदर। हम बाकी, मैं प्रदेशों का नाम नहीं लूँगी, बवाल हो सकता है, बाकी प्रदेशों की तरह हम नहीं कहते कि हम भाई झगड़ा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश का आर्थिक कंट्रीब्यूशन इतना है तो हम टैक्स क्यों इतना। हम उस टाइप की लफाजी नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी सोशल रियलिटी ये है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद कॉन्वर्सेशन अगेन वहाँ रुक जाती है, वो फिर मखौल स्टीरियोटिपिकल अंदाज में उसको पोर्ट्रे करके आगे बढ़ जाया जाता है। इससे हमें कंफर्टेबल नहीं होना है। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जातीय समीकरण नहीं होते? क्या हरियाणा में आप जाट नॉन जाट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप तमिलनाडु में गुजरात में पटेल की राजनीति नहीं होती? बिल्कुल, एक एक स्टेट उठाकर देख लीजिए। बिल्कुल। और मतलब कास्ट, सब कास्ट, भाई राजनीति वही है ही, और क्या है राजनीति? उसी को फिगर आउट करना है कि कौन सा समूह जो है हमारे किस नेता के लिए वोट दे सकता है, और उसको जो चिपकाया जाता है। खैर, तो मैं कह रहा था कि जब हम बिहार को क्रिटिसाइज करते हैं इस तरह से, तो तुरंत नीचे आ जाएगा हमने चाणक्य दिया, हमने विक्रमशिला, हमने नालंदा। अबे उससे बाहर निकलो यार, वो कहाँ की बात है। और ये दुर्भाग्य है कि तुम्हारा लीनिएज वो है, तुम पाटलिपुत्र जैसे
नगर के मतलब वहाँ से है वो जो जब से जैसे काशी और पाटलिपुत्र जो है वो अनंत काल से बसी हुई है, वो कभी नष्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से। ऐसे शहरों से, ऐसे सभ्यताओं से आते हो, चाणक्य जैसे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बाकी हर तरह कई जो गोल्डन एरा रहा है इंडिया का, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। अभी क्या है, अभी 1,20,000 करोड़ चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे जो है तुम झूमने लगते हो, और वही जो कटोरा लेकर के स्पेशल स्टेटस तो हमको मिलना ही चाहिए। कहाँ चाणक्य जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए धनानंद के साथ जो करता है वो, और कहाँ ये नीतीश कुमार या अन्य या लालू यादव जो भी अभी राजनीति कर रहे हैं वो लोग। तो हम ग्लोरी डेज पे मुझे नहीं लगता है कि हम अनंत काल तक उसको लेकर के रह सकते हैं। हमें कुछ खुद भी उद्यमिता जो है वो दिखानी पड़ेगी। जी, और मुझे लगता है बिहार को जेन्युइनली श्री की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा तो चलेगा ना। देखिए, ये पर्सपेक्टिव मिथिला वालों का तो है, बहुत पहले से है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, कुछ भी कहिए, सीता अभी वापस नहीं आई हैं। सीता का वनवास था, उसको लेकर के कोई मूवमेंट नहीं है। और सीता को क्लेम अवध नहीं कर सकता, यूपी नहीं कर सकता, क्योंकि सीता को निर्वासित वहाँ किया गया है। सीता वापस आएंगी तो बिहार में ही आएंगी। शायद अगर इसमें नैरेटिव आर्क कोई ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है, क्योंकि ये एक नेशनल मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ। बिहार में जो महिलाएं हैं, उन्होंने आमूलचूल जिन पॉलिसीज़ पे डिस्कशन होता है वो सब महिला सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं, और वो पुरुष लेके नहीं आए अजीत जी। अगर शराबबंदी हुई, पुरुषों ने लामबंदी नहीं की थी, महिलाओं ने सड़क जाम किया था। अगर स्कूल में जो साइकिल वाली जो योजना थी, साइकिल, हाँ, वो जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने घेराव कर के वो करवाया था। तो ठीक है, जेडीयू भी आप हटा सकते हैं, उसमें आई एम श्योर बहुत और महिलाएं होंगी, बट वो क्रेडिट वहाँ जाना चाहिए। ये क्रेडिट आप देखते हैं क्या कि कभी बिहार की महिलाएं आगे आकर लेती हूँ? नहीं। जेपी मूवमेंट की इतनी चर्चा होती है, जेपी की जो पत्नी थी, आज उनके बेसिस पर जेपी जिंदा है बिहार में इंस्टीट्यूशनली। वो चरखा समितियाँ, वो सारे महिलाओं के जो ग्रुप्स बने, एसएचजी ग्रुप्स बने, वो सब उनकी देन है। आज तक बिहार की महिलाओं ने खुद ही आगे आकर के जब अपनी मांग नहीं की, और ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहार की महिलाओं की नहीं है, ये जनरल बिहारी समाज की। हम अपने आप को खुद ही पहचान के जब मार्केट में नहीं आकर के लॉन्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी दो, तो इस राजनीति में कोई आपको घर बिठा करके नहीं बुलाने वाला है कि आप बड़े टैलेंटेड हैं, आप आइए, आपको ये चीज़ मिल रही है। तो एक तो कि जो सही में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। मांगनी क्या पड़ेगी? इनफैक्ट मैं गलत बोल रही हूँ, आपको वो जगह बनाकर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मांगने वाली मानसिकता से हमें ऊपर उठना है। मेरी भाषा में भी जो आता है वो शायद वही वो कैरी फॉरवर्ड करता है। दूसरी चीज़ आपने मैंने कहा, हाँ, जो श्री वाली जो मैं बात करी थी, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीता प्रतीक केवल राम जी की पत्नी सीता, और मैं वो हिंदुत्व मूवमेंट की वजह से मैं नहीं कह रही हूँ। आपने इसेंशियली अर्थ का निष्कासन किया था। जो दरिद्रता, जो विपन्नता इस पूरे प्रदेश में दिखती है, अवध से ले करके आप पूरा बिहार को अगर देख लीजिए, वो इस वजह से है क्योंकि आपने वास्तव में एक स्त्री का और लक्ष्मी का अपमान किया। लक्ष्मी का यहाँ पर अर्थ से ही है। जब तक आप ये नैरेटिव वापस नहीं लाएंगे कि संपन्न होना आपके धर्म की पहली और अंतिम निशानी है, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि जब मैं अर्थ कह रही हूँ तो मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, मैं फिर उस पूरे इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ जहाँ पे कहीं ना कहीं उस कलेवर में समाजवाद भी है, कहीं ना कहीं अपने कलेवर में एक रिस्पॉन्सिबल पूंजीवाद भी है, और कहीं ना कहीं अपने कलेवर में वो छोटे छोटे जितने भी प्राणियों के अवयव हैं, सबकी चिंता की बात है। भाई, मैं सीता के वापस आने की बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब सीता निर्वासित हुई और बाहर गई, तो जो भी साहित्य लिखा गया उसमें वही लिखा गया कि भाई वो आदिवासियों के साथ, वो वनवासियों के साथ रह करके उनके बच्चों की देख रेख की, उन्होंने लव कुश को उस एनवायरनमेंट में पाला पोसा और वापस भेजा। तो आप इनको लाइए ना, आप बुलाइए, और सीता जी के नाम पे आप यूनिवर्सिटी खोलिए जहाँ पे लड़कियाँ जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स उनके लिए सेल खोलिए,
आप सीता जी को वापस लाइए, और जो वैदिक जो कितनी ऋषिकाएं हमारे यहाँ हुई, ऋग्वेद जब लिखा गया, लोपामुद्रा ने भी उसमें लिखी, तो आप एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाइए जो महिलाओं के लिए हो। बहुत सारी विदुषियां तो रही हैं बिल्कुल बिहार से, मतलब पूरा का पूरा मतलब वांग्मय जो है, यदि देखा जाए महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान किया। और यदि वही फेमिनिज्म और ये सब की जो बात होती है, सीता माता का ही चरित्र यदि लिया जाए कि जनक जी ने उनको कैसे पाला है, वो भी व्यक्ति यदि पढ़ ले तो उसको समझ में आए सीता राम की पत्नी से विलग उनका एक अपना बहुत ही विराट स्वरूप जो है, और उनका राम जी के साथ वनगमन, ये भी बहुत कुछ बताता है कि वो क्या थी और उसका क्या महत्व है। तो लोग उसको समझना नहीं चाहते। वाल्मीकि रामायण मुझे लगता है कि रामचरितमानस तो पढ़ा ही जाना चाहिए, बट आप समझिए रामचरितमानस मध्यकालीन रचना है, भक्ति मूवमेंट के समय की रचना, जिसके अपने राजनीतिक मायने थे और वो जरूरी था वैसा लिखा जाना। पर जो ओरिजिनल रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसको पढ़िए और सीता राम का संवाद देखिए, होश उड़ जाते हैं। एक स्त्री उस जमाने में अपने पति से कैसे हर बात पे जिरह कर रही हो जहां पे लग रहा है कि वो गलत है, उनको राजधर्म सिखा रही हैं, उनको कह रही हैं कि वन में जब आए हो तो वन के साथ रहो, आखेट पर नहीं निकल सकते आप। और ये सारे कॉन्वर्सेशंस हैं उसमें। पर वही है ना कि हम शायद इतना हम डीप जाना हो, कौन जाना चाहता है? हम रामायण सीरियल देख लेते, हो गया उस पे। कौन सा राजनेता आज इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा है? नहीं, कोई नहीं, इतना डीप किसी को नहीं जाना। राम मंदिर बन गया, हो गया, बहुत है, बहुत है। हमने उस पराकाष्ठा को हासिल कर लिया। हाँ हाँ। राम मंदिर की व्यवस्था बस सुचारू रूप से चलनी चाहिए। जो पूजा में जो पंचोपचार विधि होती है उस हिसाब से पूजा होनी चाहिए। इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि हमारा हिंदुत्व मूवमेंट, मुझे लगता है यहाँ पे आकर के रुक गया है। कंट्रोवर्शियल लगता हो लगे, किसी के मन में ऐसा मंदिर मतलब मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बनाने की कवायद हम कर सकते हैं, हम आजीवन कर सकते हैं, पर राम मंदिर मूवमेंट जो बना था वो सिर्फ राम जी के मंदिर को स्थापित करने की बात नहीं थी, हाँ। वो रामराज्य एक व्यवस्था की बात थी, उसको अलग अलग रूपों में परिभाषित करने की बात थी। वो कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, ये खुद से सवाल पूछना चाहिए। वही, जब हम सीता माता की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर रहे कि पुनौरा धाम में सीता माता की एग्जैक्टली वो हो गया ना, वो भी हुआ शायद, फाउंडेशन स्टोन या समथिंग हुआ। हाँ। अमित शाह जी ने रखा है, वो भी ठीक है, लेकिन चाहिए बिल्कुल यार। अब जैसे बिहार में महावीर मंदिर इसका बहुत बढ़िया एक मॉडल है, वो कैंसर हॉस्पिटल भी चला रहा है, स्कूलों को भी वो अनुदान देता है, यूनिवर्सिटी। यार सीता माता के नाम पे बना दो, और इतना इमोशनल है ना, मिथिला क्षेत्र में तो बहुत ही इमोशनल चीज़ है ये सीता माता को लेकर के। और वहाँ से जितने लोग बाहर निकले या थोड़ा सोशल मीडिया पे लिखते हैं, सीता जी को लेके पागल ही हो जाते हैं हम लोग कि सीता जी जो है वो एक भावनात्मक विषय, और संभवतः वो लीनिएज हमारा है, हम वहाँ से आए हैं, तो डीएनए के लेवल पे भी वो हमारे में घुसा हुआ है। तो उसको आपने जैसे बोला ना कि सीता माता के नाम पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, बच्चियों के लिए योजनाएं बनाओ ना सीता माता के नाम से, और वो योजनाओं का क्रियान्वयन भी उसी रफ्तार से, उसी हिसाब से होना चाहिए। आपने जो बात कही कि जब सीता जी वन में गई उसके मायने थे, उसमें समाजशास्त्र के अलावा अर्थशास्त्रीय मायने थे। भाई अगर कोई महिला राजपाट त्याग कर, एक तो वो महिला राजकुमारी थी, वो राजा के घर में आई और फिर वो वन में जा रही हैं, वन में जा रही हैं, शौक से नहीं जा रही हैं, परिस्थिति ऐसी है कि जा रही हैं, वहां जाकर के पर्णकुटी बना करके पूरी व्यवस्था, एक इकोसिस्टम बनाया उन्होंने, जो कि जंगल में था। क्योंकि ये जो दो पुरुष थे उनका काम था बाहर से खाना लेकर के आना, पर खाना बनाना कैसे है, वो पर्णकुटी कैसे हो, इसका मतलब कि आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, इसका मतलब कि वो जो बीन करके खाना बना रही, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज, क्योंकि किचन पहला आयुर्वेदिक सेंटर होता है। उसके बाद वो बच्चे को जिस तरीके से उन्होंने अकेले जन्म दिया, यानी कि मेटर्नल केयर, ये सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हो सकते हैं। उसके बाद वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक वो अकेले करती हैं। बाद में लव कुश जाते हैं ना, जो भी प्रसंग है, बाद में जाते हैं, गाथा सुनाते हैं, मतलब उनको ट्रेन भी किया। यानी कि एक आदिवासी वनवासी क्षेत्र में बच्चों को रख करके पढ़ाना, तो इसका मतलब कि समाज के साथ तारतम्यता भी है, यानी एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट्स। अगर आप ये विस्तृत फलक पे नहीं सोच सकते तो फिर आप खुश रहिए कि पुनौरा धाम। अच्छा, और दूसरी चीज़, ये जो इस सरकार ने जो किया है, मोदी सरकार ने जिस तरीके से नैरेटिव की मैं बात नहीं, जिस तरीके से काम किए हैं, उसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। भाई पुनौरा धाम का पुनरुद्धार हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। मेरा सवाल ये है कि ये सेंटर की लीडरशिप
आपकी सोची हुई ये बात थी, आपने अपनी तरफ से रीजनली क्या जोड़ा? आपके अपने नेता जो वहां पर हैं, जो विधायक हैं, जो MLCs हैं, उन लोगों ने कौन सा ऐसा प्रपत्र दे दिया भाई अमित शाह जी को कि आप ये बनाइए? आपने किसी को सुना हो कि सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हुए RJD या JDU के लोगों को कि भाई ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, हमारी बात नहीं मानती, हमारे तरफ से ये 5 प्रपोजल्स हैं? कोई प्रपोजल्स नहीं दे रहा है ना। आप प्रपोजल, मेरा मानना है राजनीति में जब तक आप नेगोशिएटिंग टेबल पर एक वेट के साथ बैठोगे ही नहीं तो आप क्या नेगोशिएट करोगे? फिर तो आपको जो मिल रहा है आप उसमें छींटाकशी करोगे। भाई 100 की डिमांड थी, आपने 80 दिया। मैं पूछ रही हूँ आपने क्या 500 की डिमांड रखी थी? 500 का खाका खींचा था कि हमें क्यों चाहिए इतना? नहीं, ये खाली बोल देता हमें इतना चाहिए, करोगे क्या उसका? अब सीता माता का ही मंदिर वो आरंभ बिंदु होना चाहिए था फॉर द थिंग्स टू कम। पूरा का पूरा राजनीति आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जो एक्चुअल में सामाजिक जो है वो न्याय, एक्चुअल में जो सामाजिक न्याय जो मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड बन के बिहार वार में रह गया है, तुम वास्तव में वहाँ से वो सारा जो कर सकते हो। सोचिए सीता माँ का जन्म, सीता माँ कौन थी कोई नहीं जानता। वो बाद में उनकी बेटी बनी, विदेह की बेटी बनी वैदेही, लेकिन वो कहाँ से आई ये भी तो एक प्रश्न है ना। इसका मतलब, और उनको वो जो एक पूरा दलित विमर्श है बिहार का, वो पूरा एक्सेप्ट करता है कि हमारी बिटिया थी जिनको राज सिंहासन तक वो पहुंची। तो आपके पास तमाम चीजें हैं करने के लिए, हर सिंबोलिज्म, हर तरह का सिंबोलिज्म है उपस्थित, मतलब सीता माता के जीवन में। और सीता माँ की जो सीता माँ ने जिनको इष्ट माना, भगवती, पूरा का पूरा शिव कल्चर ही उसी पे है। पूरा बिहारी कल्चर ही शिव सती का कल्चर है। कल इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे, आपके यहाँ एक गेस्ट आए थे अशोक श्रीवास्तव जी, अच्छे मित्र भी हैं, उनसे बात हो रही थी और कुछ काशी पे बात हुई। उन्होंने कहा मैं काशी से हूँ, अभी काशी का जिक्र आपने भी किया। मुझे लगता है देखिए काशी और बिहार में एक आमूलचूल मुझे लगता है एक फर्क है। काशी को अपने काशीत्व का बोध है, बिहार को अपने बिहारित्व का बोध नहीं है। बिहार उस फक्कड़पन में रहता है कि हम तो ऐसे ही हैं। काशी है कि हम ऐसे ही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये ज्ञान धारा यहीं से बही। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार के मोहम्मद साहब, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो भी आर्किटेक्चरल साक्ष्य थे वो जुगाड़ किए, उन्होंने ये बात की थी और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि बिहार में कई बार हम लोग घूमने निकलते थे एक एज अ प्रोफेशनल, तो किसी खूंटे में कोई बकरी चर रही होती थी। पता चलता था कि वो खूंटा आज से 1,500 साल पहले का है, उसके ये ऐतिहासिक मायने हैं। तो ये बोध काशी को है, ये बोध यूपी के मुझे लगता है कि काफ़ी सेंटर्स को है, बिहार को नहीं है ये चीज़। नहीं तो बिहार में हर तरह के बोध का विनाश कर दिया गया ना। मेन बात ये है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिजिकल से स्टार्ट होती हैं और वो मेंटल तक वो चला जाता है कि आदमी जो फिर सोचना समझना सब कुछ भूल जाता है। अब उसी में मुझे लगता है कि लालू जैसे लोग आते हैं। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के दौर की राजनीति और उस वक्त का समाज कैसा था और उससे नीतीश में कितना अंतर आया। अंतर तो आया, परंतु फिर जो है लोग जो हमारी जनरेशन के हैं वो कह रहे हैं कि यार ये शुरू तो किया था, उसके बाद फिर से जो है ये लालू युग में ही, मतलब बिहार में बहुत अधिक अंतर आता हुआ नहीं दिखता है लोगों को। देखिए मुझे लगता है कि जेपी मूवमेंट के बाद अगर किसी ने थोड़ा बहुत काम जेपी के विचारों पर अगर किया तो वो कर्पूरी ठाकुर थे और उन्हीं की पॉलिसीज़ को इन दोनों नेताओं ने आगे बढ़ाया। ये एजुकेशन की बात मूलतः कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। उसको आपने चरवाहा विद्यालय कर दिया, उसको आपने स्कूल वाली पूरे वो बाइसिकल योजना का विस्तार किया। आपकी ओरिजिनल थिंकिंग क्या थी? ओरिजिनल थिंकिंग नीतीश जी की, लालू जी की ये थी कि भाई हम यादवों को बहुत ज़्यादा एक बलिष्ठ कम्युनिटी के रूप में एस्टैब्लिश करें। नीतीश जी और लालू जी में अंतर ये था कि उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत अच्छे से चुन ली। नीतीश दोनों ने ओबीसी वर्ग को ही साधने का प्रयास किया। इनफैक्ट सिर्फ इन लोगों पे ठीकरा नहीं फूटना चाहिए। उस समय की राजनीति को अगर देखिए और ऑल इंडिया लेवल पे राजनीति को देखिए, हर रीजन में, हर प्रांत में लोगों ने ओबीसी की राजनीति की।
नीतीश जी ने भी की, लालू जी ने भी की। लालू जी ने यादवों को और उसके बाद मुसलमानों को एक साथ साधा। नीतीश जी ने आकर के थोड़ा सा दायरा विस्तृत किया, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा समाज कम था, मतलब संख्या बल उतनी नहीं थी जितनी यादवों की थी, तो उसके साथ उन्होंने ईबीसीज और और इस तरह के कॉम्बिनेशंस किए। इसके अलावा मुझे इन दोनों की राजनीति में पॉलिसी लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिस पे कोई बहुत लंबी गहरी चर्चा की जा सके, क्योंकि अगेन वही चीज़ है ना, आप चर्चा करनी होगी तो हम जेपी के समाजवाद पे कर लेंगे। उस समाजवाद पे चर्चा करने का मतलब कि फिर हम बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, फिर हम लोहिया के ट्रेडिशन पे बात कर सकते हैं, फिर हम मधुलिमय पे बात कर सकते हैं। ये नेता उनके सामने अगेन हो सकता है लोगों को बुरा लगे, दोनों नेता हैं, हाँ, छिछले ही हैं, वो छिछले हैं। मैं ये कह रहा था ना कि जैसे जिस तरह के हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम देखते हैं, शहाबुद्दीन का दौर देखते हैं, क्रिमिनल्स को लैप करना और एक्सट्रीम्स में उस वक्त जा रहा था। ये अजीब बात नहीं है कि चंदू, कॉमरेड चंदू, हाँ, जिनको चौराहे पर शहाबुद्दीन ने शहाबुद्दीन ने ही किया था ना, हाँ, उनके साथ आप सांठ-गांठ है आप और कंफर्टेबल हैं आप। कैसे? हम लोग तो कभी कम्युनिस्ट नहीं रहे उस तरह से, लेकिन जब हमें ये लग सकता है कि कैसे ये, हाउ इज इट पॉसिबल, पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं जेडीयू और आरजेडी साथ में कैसे, भाई साथ में होना ही है ना, डिसाइडेड है। भाई कुछ घर तुम देखो, कुछ घर हम देखें, या ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन तब हो जब आरजेडी और भाजपा साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हो रही है चीजें, हाँ मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी हुआ ना, बीच में तो चल ही रहा था, महाराष्ट्र में तो हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो एनसीपी भाजपा का बिल्कुल कॉम्बिनेशन सोच ही नहीं सकता था कोई। आप कश्मीर चलिए, तो बिहार क्यों, जब बिहार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिहारियों को कि हमारी राजनीति का इस लेवल का राष्ट्रीयकरण हो, तो आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? फिर कल आप भाजपा और आरजेडी को साथ होते हुए देखने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीच में ये बात चल रही थी एक्चुअली, मुझे लगता है 4-5 साल पहले, 2-3 साल पहले बीच में चल रहा था कि भाजपा हो सकता है, या तो किसी ने ये बात लीक की हो, सोशल मीडिया में इतनी गाली पड़ी कि उसके बाद से वो बात जो है वो बिल्कुल बंद ही हो गई। कॉमरेड चंदू का आपने नाम लिया, बट अगर तेज प्रताप यादव जी अगर तो आपको क्यों दिक्कत? नहीं, तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं हम तो इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। ये उस कृष्ण भक्त हैं आदमी है और शिव भक्त हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं वो। हाँ बिल्कुल। क्या दिक्कत है? हिंदुत्व के बड़े पुरोधा हैं भाई बिहार के। अरे वो एक समय तो आंख बंद करके पूरा महाभारत वो मिक्सिंग करके बना था, वो त्रिकालदर्शी हैं अजीत जी। देखिए एक दिन देखे भभूत लगा बैठा हुआ बंदा, भाई वो शिव हैं, आप क्या कह रहे हैं? सब हैं वो, बिल्कुल शिव है, सब है। वो शिव है, कृष्ण है, सब है। अच्छा, विराट स्वरूप में है वो। अब थोड़ा सा ये कॉमरेड चंदू की जो आपने बात की ना, वो मेरे स्कूल के सीनियर थे। अरे हाँ, और शहाबुद्दीन को जिसने पेला है वो भी मेरे स्कूल का सीनियर था, तो ये हमारे लिए पर्सनल था। और शहाबुद्दीन को जिस व्यक्ति ने पकड़ के लाया वो मेरा बैचमेट था, वो आईएएस है, महेंद्र नाम है उसका। तो हमारे स्कूल ये पर्सनल था हमारे लिए। वो एक डीसी चतरा थे उस वक्त, और बाद में क्या तो नाम था, मैं उनका नाम भूल गया, जिन्होंने पकड़ा था उसको पहली बार, शहाबुद्दीन को। और फिर मैं शहाबुद्दीन का नाम ऐसे कि हाँ एक गुंडा है, फिर जब कहानी सुनने लगा कि चंदा बाबू के बेटों के साथ इसने क्या किया, एसिड से नहला देना, एक के साथ किया, फिर तुमने दूसरे के साथ किया, ये तो वही वो लगता है ना कि आज के जनरेशन को ये आप बताने जाओ तो उन्हें लगता है क्या ये फर्जी, ये नेटफ्लिक्स का कहानी तुम बता रहे हो। इनफैक्ट आपने जो बात की थी ना, परिवार के सभी लोगों को बैठ करके वो करने वाली जो बात थी, वो हमारे एरिया में पटना में आप बता सकती हूँ, मैनपुरा एक जगह है, राजापुर मैनपुरा, और उसके बाद उधर आगे की तरफ कुर्जी वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर फैमिली हुआ करती थी, बाहुबलियों की फैमिली थी, और वही कास्ट वाला संघर्ष था। और ये हमारे क्योंकि ये कुछ घटनाएं बचपन की ना चिपक जाती हैं बिल्कुल। हम स्कूल से आए और एकदम अजीब सा एक होता है ना इमोशनलेस वाला जो फियर होता है, वो अंदर तक दहलाने वाला होता है। लोग चुपचाप काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि एक छोटे से बच्चे का, मेरे ख्याल से 8 या 10 साल के बच्चे का अपहरण होता है, और उस बच्चे की लाश करीब 1 सप्ताह के बाद मिलती है। बहुत बुरे स्थिति में उसकी लाश होती है, और हर तरीके का जघन्य अपराध उस बच्चे के साथ किया जा सकता है। पहली बार मेल रेप
तब तो बात भी नहीं करते थे लोग इस टर्म्स में, लेकिन समझ में आ रहा था कुछ गलत हुआ है जिस तरीके से फुसफुसा कर बात हो रही थी परिवार में। तो ये पहला इंसिडेंट था, और ऐसे इंसिडेंट का फिर एक तरह से समझिए कि चेन ऑफ इंसिडेंट्स चल पड़ा था। वही दौर था जब वही एक में हमारे फैमिली में इन्फ्लेक्शन पॉइंट वही था कि अब बच्चों को बाहर भेजना है, लोग सेफ नहीं हैं। मेरे ख्याल है उस फैमिली की गलती यही थी कि संपन्न थे तो शायद बच्चे को रिट्रीव करना चाह रहे हो पुलिस से, प्रेशर वेशर दिलवा के इस टाइप से। हाँ, और उसके पहले की भी गलती वही थी कि अपने बच्चे को कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश की। अच्छा, ये तो भारी गलती। आँख में चढ़ गए। हाँ, वो आँख में चढ़ गए। हाँ, और फिर डिमांड रखा होगा। और आप सब कीजिए, आप वही घर के आगे प्लास्टर नहीं लगाइए, भीतर में आपको जो सोफा सेट रखना है रखो, जिस तरीके की टाइल्स लगवानी हो लगाओ, जो गहने पहन के रहना हो रहो। मुझे याद है ये सारी चीज़ें, हम लोग जब बसों में ट्रैवल करते थे तो सबसे पहले मेरी दादी की हिदायत होती थी मेरी माँ को कि सब कुछ निकाल के रख लो, कहीं कोई भी तीर ले तो तीर लेना बोलते थे। मैं जैसे और ये बात मैं फिर से बोल दूं कि ये वो नॉर्मल वाला जो चोरी चकारी होती है वो उसकी बात नहीं है। वो फैमिलीज आइडेंटिफाइड होती थी, कास्ट वाइज फैमिलीज आइडेंटिफाई होती थी, और एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग आकर के ये काम करते थे। और इसको कहा जाता है कि वो गरीबों और मजलूमों की आवाज हैं। ये वो आवाज थी। मैं स्कूल से जब छुट्टियां होती थी 2 महीने की गर्मी छुट्टी, तो पापा जो है वो कहते थे कि घर ही में रहो, घर से बाहर मत जाओ। उसका यही रीज़न ही होता था कि यार या तो पकड़ा हुआ ब्याह हो जाएगा या फिर अपहरण हो जाएगा। कुछ हम उतने संपन्न घर से थे भी नहीं, लेकिन यार जो 10,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये के लिए अपहरण हो जाए। हाँ, कास्ट के तो उस कास्ट के थे। हाँ, बस बात खत्म। हाँ, संपन्नता। बाप जो है किडनी बेच के लाए, पैसा वे कहीं से लाए। वो आपके पिताजी के पास वो संपत्ति रही होगी, उनके पिताजी के पास तो रही होगी। हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया होगा ना आपने। नहीं, 10-12 जनरेशन पहले हो सकता है जमींदार थे ना। आज पप्पू यादव जी जब आकर के भरी सभा में कहते हैं हमारे दादाजी जमींदार थे, जब ये बात को 10 बार कहते हैं, मीडिया एक बार सवाल नहीं पूछे कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, आप किस बात का रोना रो रहे हैं या किस बात का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये मतलब आई एम श्योर आप भी, और आप गुस्सा जज्ब करके रखते हैं कई बार मेरा तो गुस्सा इस मामले में हमेशा फूटा ही रहता है। ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हैं। जिस तरीके के नैरेटिव को लेजिटिमाइज़ किया जाता है, या लालू प्रसाद यादव का महिमा मंडन होता है। मुलायम सिंह के जाने के बाद उनको भाई अवार्ड वगैरह मिल गए, खुदा न खास्ता कहीं ये गए और इनको अवार्ड मिले तो मुंह भंग हो जाएगा मेरा राजनीति से, जाते पूरी तरह से मुंह भंग। मुझे तो लग रहा है लालू यादव को ये जीते जी ना भारत रत्न टाइप का कुछ दे। ये बहुत ये मतलब ये लेजिटिमाइजेशन है। वो जो चंदा बिस्वास की जो कहानी है, ये सब कहानियां एक्चुअली नहीं है, ये इंसिडेंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं। शिल्पी जैन अगेन एक जो बहुत गहन विचार विमर्श का फेज था वो शिल्पी जैन वाला था। अच्छा, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी मैं, तो इस चीज़ को लेके और बोलने में भी हमेशा से प्रखर रही हूँ, क्योंकि भाई डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भेजते थे। मेरी बोलने की आदत बचपन से ही है, जो भी है बिना आगे पीछे देखना। और ये बड़े मेरे पिताजी के लिए टेंशन की बात होती थी, क्योंकि हम 1-2 बार घर पे आ चुके थे बढ़िया से लपड़िया थपड़िया करके लोगों को। मतलब निकले कुछ भी सामान लेने के लिए, या कुछ नहीं तो नल ही से पानी लेकर क्या रहे, किसी ने छींटा कशी की, वो चप्पल उठाया दे दिया, 4 थप्पड़ लगा दिए। आज गाली वाला वीडियो वायरल करके लोग बोलते हैं मैं हूँ भैया, जब जैसी बात करोगे वैसी करेंगे ही ना, क्या करेंगे। मतलब अबला नारी टाइप की मैं नहीं रही हूँ कि भाई मैं क्या करूँ। वो पता नहीं हमारे तरफ, जैसे मैं अपनी बहन को भी देखता हूँ, अबला टाइप की तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन मेरे पिताजी को बड़ी दिक्कत थी कि ये ठीक, मतलब ये मैं इसको कैसे कहूँ कि ये मत बनो, क्योंकि बनना तो यही है, यही पर्सनालिटी हम चाहते हैं। लेकिन जो माहौल था उस समय बड़ा विचित्र माहौल था। मतलब वही है ना कि इतना दुर्दांत टाइप का माहौल था, हम उसको विचित्र कह रहे हैं, क्योंकि अभी वही कॉमिक रिलीफ टाइप की ही बात है कि साला किस दौर से हम निकले। और उस वक्त संभवतः सोचते नहीं थे कि हम लोग का जीवन इस तरह से हो पाएगा। जीवन हम जिस तरह से देख रहे थे, हमें लग रहा था साला ऐसे ही कट जाना है, समाप्त हो जाना। डेथ ऑफ एस्पिरेशंस। हाँ, आशा ही नहीं थी। आशा ही नहीं थी। हाँ, कि शब्द यही, मतलब फ्रेज यही सही है कि आशा ही नहीं थी। हाँ,
अब थोड़ा आशा से बताइए कि भाजपा अपना कोई लीडरशिप क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही है बिहार में? मतलब सेंटर में तो हैं इनके नेता और सब मंत्री ही बन जा रहे हैं, बहुत प्रखर नेता भी हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे लीडरशिप का क्या है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसों को झेलना पड़ रहा है लोग? मैं फिर से आपसे पूछूंगी अजीत जी, राजनीति में क्या कभी भी आपने सुना है कि किसी को आके कोई पोजीशन दिया हो और कहा हो कि आपके लिए सर्वग्राह्य यही है, मतलब आप सभी जनों के नेता हैं, या आप बड़ी प्रखर बुद्धि वाले हैं, आप आइए ना, आप सेवा कीजिए हमारे पार्टी की? हमारे अपने, मैं कह तो रही हूँ, हम अपने विधायकों से खुश हैं, तभी ना वो आपके यहाँ मरनी पे आ जाते हैं, हाँ बस जनेऊ में आ जाते हैं, आदमी खुश है, इसी में आदमी खुश, इसी में चल रही है, वो दे दिया अपना 5,000 का लिफाफा दे दिया, और आप खुश जब हैं तो कोई क्यों, मतलब आप नेशनल लेवल पर देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ये बात सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लागू होती है। भाजपा क्यों ढूंढ करके सेंट्रल भाजपा बिहार से अच्छे लीडर्स को चुनना चाहेगी? एक एक्स्ट्रा हेडेक वो क्यों लोगी? बिहार से विशेष प्रेम किसी को भी क्यों हो? जब बिहार से ये प्रेम बिहारियों को ही नहीं है, किसी को क्यों हो? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए ना इस बात पे, कहिए, मैं चाहती हूँ कि जो डिस्कशन है वो हो। मैंने भी कई बार, मतलब जब मैं भी इसका सोचने की कोशिश करता हूँ या मुझसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि बिहार को भाजपा ने, जैसे हम देवेंद्र फडणवीस जो है उगते हैं, उभरते हैं, उधर यूपी में कोई उभर गया, हिमांता बिस्वा शर्मा जो है उभरते हैं, तुम क्या कहते हैं, हो सकता है कि हरियाणा में या अन्य जगहों पे किसी किसी को चुनते हो, और या गोवा में लोग किसी को पसंद आए हैं क्या राजनीति में? वही अब बिहार के साथ मुझे लगता है कि बिहार भाजपा को लगता है यार वहाँ से हमें तो 40 और 38 सांसद जो है आ जाते हैं, और वहाँ पे हम क्यों फ्रंट में जाएं जब पंचिंग बैग हम नीतीश को बना सकते हैं? मैं सिर्फ एक फर्क कर रही हूँ, आप जब भाजपा बोल रहे हैं तो आप केंद्रीय भाजपा की बात कर रहे हैं। हाँ, केंद्रीय भाजपा। मैं जो बोल रही हूँ वो क्षेत्रीय भाजपा की बात कर रही हूँ। क्षेत्रीय भाजपा तो नॉन एग्जिस्टेंट है ना, जो दो सबसे निकम्मी भाजपा है, एक दिल्ली भाजपा, दिल्ली भाजपा ने चलिए कुछ करके दिखाया, कम से कम जीत गए अपने दम पे, और दूसरी बिहार भाजपा। अपने दम पे जीते या इस वजह से जीते कि जनता त्रस्त थी? जो भी है, क्रेडिट तो ले रहे हैं ना, क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है ना, क्रेडिट ले रहे हैं, नेता घूम रहे हैं, नेताइन घूम रही है, सब जो है वो घूमे जा रहे हैं, बढ़िया है, फोटोबाजी रीलबाजी सब चल रहा है। बिहार में तो साला वो भी नहीं हो रहा है, उस लायक भी नहीं है। सम्राट चौधरी से पूछा गया कि ये बजट आपने पेश किया, इसमें क्या, बोलता है वित्त सचिव से पूछिए। आदमी वित्त का पोर्टफोलियो खुद लिए, उसको पता नहीं है कि बजट में क्या है। इस तरह के नेता है। आप क्या चाह रहे हैं मुझसे? मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ, मैं अब क्या बोलूँ, ये दो बिहारियों की व्यथा है एक तरह से, ये क्वेश्चन आंसर है भी नहीं उस तरह से। जी देखिए, मैं फिर से ये बात, मैं दोहरा नहीं रही हूँ इस बात को, मैं थोड़ा अलग तरीके से ये बात कहूँगी। नीतीश जी के बाद जेडीयू का क्या हो, इसकी चिंता नीतीश जी को क्यों होनी चाहिए? वो तो करके चले गए ना, अपनी लेगेसी जो बनानी थी वो बना के गए। बिहार भाजपा में लीडर्स नहीं हैं, इसकी चिंता दिल्ली भाजपा को क्यों होनी चाहिए? बिहार के जो काबिल नेता जो हैं, वो कहीं के भी, वो मिथिलांचल के हों, वो भोजपुर प्रांत से हों, वो मगध प्रांत से हों, अगर वो कंफर्टेबल हैं अपने स्टेट लीडरशिप से, तो आपने जब नेगोशिएटिंग पावर जहाँ पे है, वही उस सेंटर से ही अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपकी बात कौन रखेगा दिल्ली में? फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस तरीके से नेशनल पार्टीज़, जो भी मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है, नेशनल पार्टीज़ जिस तरीके से ऑपरेट करती हैं, उनके लिए ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है उसका? भाई प्रोजेक्ट मैनेजर जो समस्याएं बताएगा सीईओ को, उसी हिसाब से निर्णय होंगे ना। सीईओ के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। 4 नाम बोलेंगे अगर कि आप अपने प्रदेश से 4 नामों की सूची दीजिए, अब उन 4 नामों की सूची में यही 4 होंगे तो आप क्या कर सकते हैं? 4 नाम क्या, बिहार से तो मैं एक नाम नहीं देख पा रहा हूँ कि स्टेट लीडरशिप में एक नाम नहीं है जो बोलने में बढ़िया हो, सेंसिबल बातें करता हो, जिसके पास कोई विज़न हो। मैं एक चीज़ और कहूँगी, मुझे लगता है कि हम एज अ नेशन, और ख़ास करके बिहार में ये चीज़ ज़्यादा है,
हम बहुत कंफर्टेबल है कि लोग अच्छी बातें कर लेते हैं। जैसे कई बार आपके लिए भी या मेरे लिए भी कहा जाता है कि आपको राजनीति में इतना अच्छा तो बोलते हैं। बोलने से नहीं, इसके बियॉन्ड की बात कीजिए। बोलने के बियॉन्ड देखिए कि क्या, वही जो आप पूछ रहे हैं, विजन क्या है, आप कैसे अपने विजन को क्रियान्वित करना चाहते हैं। और जिस तरीके की राजनीति अब हो रही है बिहार में, पैसे का जिस तरीके का बिल्कुल अंधा आपको दिख रहा है कि पार्टी में जिसको कौन सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, जेडीयू से, लोजपा से जिस तरीके के लोग संसद में जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लोगों ने एक्सेप्ट। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जा रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम आपके सेकंड स्टेटमेंट से है कि लोग कंफर्टेबल हैं। अब जब आपने नई राजनीति की बात की है तो नए राजनेता एक जो है वो आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है। देखिए, नई राजनीति कुछ नहीं होता है। हाँ, वही जब हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा था ना, वो एक पूरा ऐसे था। हाँ, क्या था, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हाँ, वही वाली बात है। तो थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि एक तो 3 युवा नेता अभी जो बिहार को लेकर के सबसे अधिक चर्चित हैं। पहले एक चिराग पासवान आते हैं जो बिहारी फर्स्ट टाइप का लेके आए, और डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ पार्टी दैट इज एसोसिएटेड विथ अ सर्टेन कास्ट ग्रुप, उसको हर कास्ट का सपोर्ट मिलता है। डिजिटली तो मिला सपोर्ट कि लोग कि पहली बार यार कोई बिहारी फर्स्ट जैसी, मतलब जो आशा की बात मैं कर रहा था कि मर चुकी है, वो आशा जगाने का काम करने की चेष्टा जो है चिराग पासवान करना चाहते हैं। चेष्टा भी की, और एक कदम आगे बढ़कर के अगर कहें, जो लीडर्स, जो उनके अलावा जो फ्रंटलाइन लीडर्स आपको दिखते हैं, लोजपा फिर भी आपको ढंग की पार्टी लगती है। अब उनके साथ समस्या है संसाधन की, कि वो एक छोटी पार्टी है, छोटी में भी एनडीए में भी वो 3rd पे आते हैं, इस तरह से। तो यह एक समस्या उनके लिए होती है, लिमिटेशन एक तरह से बन जाती है। फिर दूसरा तेजस्वी पे हमने बात की है। अब तीसरा जो है प्रशांत किशोर। अब सब आजकल तो 50-60 तक तो युवा नेता ही रहते हैं, मतलब तो ये जो युवा नेताओं की, और प्रशांत किशोर भी एक्चुअली क्या कर रहा है, आधी बातें तो उनकी भी इलॉजिकल और एब्सर्ड हैं। जब वो बोलते हैं कि नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ नहीं होगा, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे कुछ नहीं होगा, ये कौन सी, और कोई वही है कि मीडिया वाला पूछता भी नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं कर पाता है। नहीं, तो बेसिकली हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, हाँ, और उसके बाद और इंडस्ट्री ना खोलें, कुछ नहीं, उनके पास और कोई आइडिया नहीं है ना, वो खाली वही कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, ये कर लेंगे। शराबबंदी में पहले दिन शराबबंदी में एक डिस्क्लेमर में डाल दूं, प्रशांत किशोर जी के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और मैं एकदम, मुझे इस बात को बोलने में गुरेज नहीं है कि एक पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ के लिए वो बहुत बढ़िया मेंटर रहे मेरे। आज अगर मैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में अगर लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम किया, उसमें बहुत हद तक क्रेडिट प्रशांत को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत फ्री हैंड दे करके चीज़ें सीखने का मौका दिया। लेकिन मेरे साथ लेकिन मुझे प्रशांत के साथ कुछ वैचारिक रूप से दिक्कतें हैं, जो पहले भी थी, वो आज और मुखर करके इसलिए आ रही है क्योंकि वो भाई बिहार वाली बात है। देखिए, एक तो स्कूल एजुकेशन से बिहार का भला होगा, स्कूल एजुकेशन दुरुस्त करने से, मैं ऐसा नहीं मानती। क्योंकि स्कूल एजुकेशन आपको क्या कर सकता है जीत जी, आप स्कूल एजुकेशन के माध्यम से आप पढ़ना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, बेसिक मैथ सीख सकते हैं। 10th तक की मैं बात करूँ, आप स्कूल बस्ता जब लेकर के जाते हैं तो आप यही तो स्किल सेट होता है आपका। 10th के बाद क्या स्किल सेट होता है, 12th तक हम चलिए मान लेते हैं। इसके बियॉन्ड आप, ठीक है, एक ये कह सकते हैं कि जीवन दुनिया देखने के लिए आप एक नज़रिया आपका फॉर्म करना शुरू हो सकता है। पर डिजिटल ज़माने में आप कोई भी क्लासरूम में, जैसे जिस गांव के स्कूल को मैंने अडॉप्ट किया, उसमें आप जैसे हम जैसे लोग हर वीकेंड अगर जाकर के बच्चों से बात करते हैं, कुछ कभी IAS अधिकारियों से बात करवा दी, कभी किसी बढ़िया आर्टिस्ट से बात करवा दी, तो बच्चों का दायरा ऐसे भी विस्तृत हो जाता है। और हम इस मुगालते में नहीं रहे कि हम ही कर रहे हैं। आज ये जो स्क्रीन और सोशल मीडिया, उसके माध्यम से एनीवे बहुत डिजिटाइज हो चुकी है चीज़ें। यूनिवर्सिटी लेवल पर पटना यूनिवर्सिटी जो एक ज़माने में क्या हुआ करता था, 100-125 साल का इतिहास है उसका। बिल्कुल, JP मूवमेंट वहीं से निकला, वहाँ के बाद ही वहाँ के मूवमेंट से उद्वेलित होकर के असम मूवमेंट निकला। सारी वो सब और ये सब दंत कथाएं नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ हिस्ट्री हैं। और केवल पॉलिटिकल नहीं, केवल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, एकेडमिक्स में भी पटना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रहा था। बिल्कुल, PMCH
लोग पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ कहाँ से दिखाने आते थे, बंगाल पूरा यही रहता था जो मरीज आते थे। तो इन सब की स्थिति पे बात करने के लिए कौन नेता आपको नजर आ रहा है? तो बच्चों के साथ खड़ा हो जाना आसान है ना, क्योंकि वो आपका वोट बैंक बन जाएगा बहुत जल्दी। आपने अगर तो 2-3 साल अगर आपने 8, 9, 10th के बच्चों को ग्रूम किया तो दे विल बी एलिजिबल टू वोट इन अनदर 3-4 years ना। तो वो उसकी वो एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष ये है कि स्वराज जो टर्म है वो मूलतः सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिया हुआ टर्म है। उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट था। उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत हद तक किसान मूवमेंट में था, किसान आंदोलन जो हुआ था उस जमाने में। उसका क्या लेना देना है बिहार से? क्या बिहार के किसान आंदोलन के मूड में लगते हैं आपको? किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ बिहार से राष्ट्र देश में, आपने देखा कि बिहार के किसानों ने कभी मार्च किया हो? कोई नहीं है। बिहार के किसान उस तरीके से संगठित हैं ही नहीं जिस तरीके से बाकी आपके हरियाणा पंजाब के किसान हैं। अच्छा, स्वराज की बात हम क्यों नहीं करते हैं? वैसे तो गांधीवादी विचारधारा को लेकर के ही ये पार्टी चल रही है, लेकिन गांधी के विचार क्या थे? गांधी के विचार क्या ये थे कि हम लिकर पॉलिसी पे गांधी के बड़े स्पष्ट विचार थे। बिल्कुल। गायों को लेकर गांधी के बड़े स्पष्ट विचार थे, पर ये स्पष्टता अगर आपको दिखती हो तो आप मुझे बताइए। और ये आज हो सकता है कि सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल हूँ, वहाँ की ट्रोल आर्मी बहुत इनफेमसली मैं ट्रोल होती भी हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि इस ट्रोलिंग के बाद जब माहौल थमेगा या हो सकता है प्रशांत जी बहुत सारी सीटें लेकर के आ जाएं, तब आप ये सवाल पूछेंगे उनसे, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नए एंड पुराने? वे केजरीवाल जी ने जो किया, आज मेरा आपका या किसी का भी गुस्सा क्यों है केजरीवाल के प्रति? क्योंकि एक बिलीफ था, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में ठग लिया। और ये ठगा जाना दोबारा अगर हो, हर ऐसे आंदोलन के बाद आप देखो ना कि लालू ने क्या किया, ठग लिया ना। उसके समय के जितने लोग वहाँ से निकले हैं जेपी मूवमेंट से, हर 20-30 साल तक फिर दूसरा मूवमेंट इन्हीं लोगों के कारण नहीं होता है, किसी का विश्वास ही नहीं बनता है। हाँ। केजरीवाल पे फिर विश्वास बना, एनआरआई छोड़ करके आए, वहाँ से निकला और इतना फैला दिया। जिन जो इश्यूज पे बात हो रही है, उन इश्यूज पे अगर हम नेताओं को, मतलब ये बात तो मेरे गले नहीं उतरती अजीत जी की, वही महिलाओं के जो अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात है। मैंने जब बिहार पे लिखना शुरू किया अभी हाल फिलहाल में, तो पहला आर्टिकल मैंने इसी पे लिखा कि हम अपनी जो लेजिटिमेट वॉइस है वो कब तक इसमें खुश रहेंगे कि हमारे लिए इतना कर दिया गया। अरे भाई, वो आपके लिए नहीं किया गया। हाँ। आपको वोट बैंक बनाया गया है। आपने सड़कों पर खड़े होकर के अपने घर की जो स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए आपने शराबबंदी करवाई। कोई नई राजनीति वाला व्यक्ति आके कहता है कि हम आने के 2 घंटे के बाद, और आप एक्सेप्ट कर रही हैं इसको। व्हाई आर यू नॉट ऑन स्ट्रीट्स? जितने लोग नई राजनीति में, पुष्पम प्रिया भी आई, कितनी महिलाओं को आपने देखा कि खड़े होकर के बात कर रही हूँ? नहीं दिखते। तो क्या मतलब, मैं जानना चाहती हूँ कि इस नई राजनीति के मायने क्या हैं। मैं ये सारी बातें रिट्रैक्ट करने को तैयार हूँ, मैं सोबर डाउन करने को तैयार हूँ। कोई मुझे अगर समझा दे कि इसकी परिभाषा क्या है नई राजनीति की। क्योंकि सिर्फ इंटेंशन पे अगर बात की जाए तो जो पर्सनली जानता होगा वो आपकी इंटेंशन समझ सकता है, जो पर्सनली नहीं जानता, और हर वोटर आपको पर्सनली नहीं जान सकता, आप कैसे उसको वो इंटेंशन ट्रांसलेट कर रहे हैं? मेरा मानना है बिहार के लिए जब तक कोई कल्चरली रूटेड, सिविलाइजेशनली अवेयर और एन अ मॉडर्न लुकिंग इंडिविजुअल आ करके एक विस्तृत विजन नहीं देगा, तब तक बिहार की राजनीति में कुछ आमूलचूल बदलने वाला नहीं। जैसे आपने मॉडर्न लुकिंग बोला ना, इस पे मैंने भी पहले प्रशांत किशोर में जब चर्चा कर रहा था, लोग हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पैसे दे के पूछ लेता है, प्रशांत किशोर वो कैसा लगता है आपको, क्या हो। मैंने जब उस आदमी को देखा कि यार तुम जब दिल्ली आते हो, क्लीन शेवन हो जाते हो, तुम हो सकता है सर्दी रहेगी सूट भी पहन लोगे, बिहार में तुम बुच्च देहाती बन के क्यों घूम रहे हो? दाढ़ी बना हुआ है, इधर पसीना निकला हुआ है, माथा का बाल बिखरा हो, रिलेटेबिलिटी। हाँ, और ये मान लिया गया है कि बिहार की राजनीति में आपको गरीब दिखना ही रिलेटेबल है। बोले तुम क्यों अपने आप को एक पॉलिश्ड इंडिविजुअल की तरह क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? चिराग पासवान क्या नेता नहीं है उसका, पासवान समाज का? क्या एक नॉर्मल पासवान समाज का बंदा उससे आइडेंटिफाई करता है? मतलब मैं विजुअली बोल रहा हूँ, वैसा नहीं होता है, लेकिन उसको आस्था दिखती है कि भाई हमारा बंदा इस तरह का भी हो सकता है। एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो है, तो तुम जब बिहार में एक नई राजनीति करते हो तो एस्पिरेशन तो दिखाओ।
तो वो जो है वो नहीं कि हम जो है यहाँ पे, जैसे लालू है निजी जीवन में अलग तरह का होगा, मीडिया को देखेगा पालथी मार के बैठ जाएगा सोफे पे, कहे कि हम बॉडम टाइप का, हम क्लाउन है और क्लाउन शो चल रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है तो हम उसी तरह से मुझे ये behave बड़ा करेंगे। मतलब ये बहुत दुखद लगा और बहुत मुझे बुरा लगा जब एक बार ये आपकी अदालत के लिए रिकॉर्डिंग हुई थी और ये बात रजत शर्मा जी ने इंडिकेट की कि जब वो लालू यादव आए थे तो समय से पहले आ गए, स्टूडियो रेडी नहीं था। आपने सुनी है वो बात? नहीं। वो छत पे चले गए, उस समय इंडिया टीवी का स्टूडियो बन रहा था, वो छत पे चले गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बिहारी मजदूर है तो आवा आवा करके बुला लिया। बिहारी मजदूर आए, स्टूडियो, क्योंकि भाई मजदूरी करके आ रहे थे तो स्टूडियो गंदा हुआ, लेकिन लालू जी ने उनको किया। अब ये उस चीज़ को महिमा मंडन करके बता रहे हैं उसका, बट एक बिहारी होने के नाते, और वो कह रहे हैं कि भाई बड़े रिलेटेबल नेता हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक बिहारी होने के नाते और एक प्रोफेशनल होने के नाते आज आपने जो स्टूडियो बनाया है उसके कुछ कायदे कानून हैं। आप कारपेट पर अगर मैं खाली नंगे पाँव कीचड़ लेके आएगा, मैं नहीं दूंगा घुसने, जस्ट बिकॉज आप चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ, तो बर्दाश्त की गई कुछ चीजें, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता है, लेकिन वो 10 लोग जो स्टूडियो के अंदर आए उनके दिमाग में एक स्टैंडर्ड फिट हो गया कि हम स्टूडियो ऐसे भी जा सकते हैं। और ये काम लालू यादव का था, उनको आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। और आप बुलाते तो फिर आपके पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी या आपके मंत्रालय के लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फिर उनको स्टूडियो में बनाने लायक बेसिक जो चीजें होती है वो करके लाते। आपने कहा था पर्पसफुल अंडर डेवलपमेंट, ये बात है, ये बात मैं मानती हूँ कि इस तरीके से रेलिगेट करके रखा गया है कि भाई हम यादवों के नेता कब तक बन के रह सकेंगे जब जो यादव समूह है वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे। एक पढ़ा लिखा, सिर्फ यादव की मैं बात, मतलब क्योंकि आपने अपने आप को वैसा लीडर बना लिया है इसलिए वो बात की जा रही है। एक पढ़ा लिखा आम बिहारी युवक इज सिमिलर टू पढ़ा लिखा महाराष्ट्रियन युवक, इज सिमिलर टू पढ़ा लिखा ओडियन युवक। आपको उसमें अलग लेवल से क्षेत्रीयता के नाम पे कुछ ऐसा अंतरंग करने की जरूरत नहीं है कि आपका बिहारीपना खिल करके बाहर वही स्टीरियोटाइप्स वहीं से तो क्रिएट होते हैं। जब मुझे देखेगा आप बिहारी लगते नहीं, अबे बिहारी क्या मतलब, सींग होते हैं, पूछ होता है, क्या होता है बिहारी का? बेसिकली आप लेबर क्लास नहीं लगते। हाँ एग्जैक्टली, कि तुम रिक्शा खींचते और लेबर क्लास, क्योंकि लेबर क्लास की डेफिनेशन बना दी गई एक तरीके से। कई आप यहाँ पर भी आप दिल्ली में जिस तरीके से, मतलब ये बहुत छोटे छोटे सोशोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जिस तरीके से दिल्ली में महिलाएं काम पे निकलती हैं, घर के बेसिक जो काम होते हैं, हाउस हेल्प के काम के लिए निकलते हैं, वो अच्छे से सज धज करके वो आती हैं। बिहार में जनरली आप ऊंचे ओहदे पर भी अगर पोस्टर हो तो भी आप वैसे नहीं जाना पसंद करते। वही कल्चर ऑफ पॉवर्टी इनग्रेन हो गई है, हमें अच्छे नहीं दिखना है, क्योंकि अच्छे दिखने पे समस्या हो सकती है। क्योंकि आप अच्छे दिखेंगे, अच्छा परफ्यूम, अच्छा कुछ आप करेंगे तो फिर कल आप इंडिकेट हो जाएंगे। तो ये तो है, ये ऑफ कोर्स हमारे कल्चर का पार्ट हो गया है। नहीं, कल्चर के पार्ट से याद आया, जैसे हम लोग के गांव में, हमारे घर में अभी भी दाल बहुत पतली बनती है। मैं सोचने लगा कि ऐसा है क्या। जब मैं स्कूल गया देखा यार दाल इतनी गाढ़ी कैसे है, मतलब मुझे लगा कि ये दाल नहीं कुछ और है, ये तड़का टाइप का कुछ है, क्योंकि उसमें दाल के दाने आपको दिख रहे हो, पानी का कंटेंट बहुत कम है। फिर मुझे लगा कि गरीबी में पहले लोग इतना सा दाल दे दिए, हल्दी दे दिए और पतली सी एक दाल बना करके, तो फिर मैं सोचने लगा कि यार दाल हमारी तरफ पतली है क्यों। तो फिर मुझे लगा ये गरीबी के कारण कि दाल खाना भी है और दाल महंगा होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप जो 1 किलो दाल ला रहे हो उसको कई दिनों तक आपको चलाना है, तो दाल पतली। अब क्या हो गया है कि उस पूरे क्षेत्र में आदमी संपन्न भी हो गया है, फिर भी दाल पतली ही खा रहा है, क्योंकि वो आपके कल्चर का हिस्सा बन गया। वो ईटिंग हैबिट्स में आपको गाढ़ी दाल जो लगता है कि नहीं यार ये तो दाल नहीं, ये कुछ और चीज़ हो जाती है। तो वही बात जो आप मतलब बोल रहे कि पॉवर्टी है या इस तरह की चीज़ें, अभी भी ये बहुत सारे लोग, हमारे जनरेशन के लोग जो दिल्ली भी आ गए, दे डोंट वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड। उनको लगा है हम बिहारी, हम ऐसे। भाई ये कोई अकड़ने की बात नहीं है, ये बहुत बेकार 2 कौड़ी की बात है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम बाल कटवा सकते हो अपना, तुम घड़ी पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, शर्ट, लेकिन नहीं एक गमछी रख लेंगे। गमछी भी रखो लेकिन उसका एक तरीका है।
तो आप खेती नहीं करने जा रहे हैं कि आप सर पे exactly, बांध करके माथे पे निकलिए। बांध लिए और वो उसका एक पर्पस है उस गमछी का यार। अब जो है वो अंतिम प्रश्न राजनीति को ही लेके कि कैंपेन आइडियल स्थिति में कैसा होना चाहिए बिहार में। हमने आशाओं की बात कर ली, हमने जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसकी बात कर ली, हमने बात कर ली कि युवा नेता भी जो है वो किस तरह की राजनीति बेच रहा है, किस तरह की पैकेजिंग हो रही है, और जनता पे भी हमने आरोप लगा दिया कि भाई हम भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है यही ठीक है यार, नेता ही ऐसे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जनता स्वयं को निरीह और निकृष्ट नकारा टाइप का मान के बैठी हुई है। एक आइडियल कैंपेन जो है, मान लीजिए कोई भी पार्टी हो, उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए बिहार को लेकर के? मुझे लगता है एक आइडियल कैंपेन जो होना चाहिए वो जनता से पहले तो निःसृत होना चाहिए। जैसे एसएससी वाला जो मूवमेंट था, टिपिकली स्टूडेंट मूवमेंट था, उस मूवमेंट को अगर तरीके से, अगर किस पॉलिटिकल पार्टीज को भी राजनीति अगर करनी थी, उस मूवमेंट को अच्छे तरीके से अगर लोग समझते, एक्चुअली छात्रों का दर्द क्या है समझते हुए अगर आप बात आगे ले जाते, हो सकता है एसएससी की बात कहीं पीछे पार्श्व में चली गई होती, लेकिन युवाओं की बात सामने आती। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जनता के मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दे नहीं जो आपको और हमको दिल्ली में बैठ करके जो लगता हो कि बिहार के मुद्दे हैं। युवा के मुद्दे जैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिहार में एक आम जो युवा है उसके लिए चलिए मैं ये बात नहीं बोलूंगी XYZ कोई मुद्दा बहुत बड़ा मुझे हो सकता है लगता हो सकता नहीं हो, क्योंकि ये बात सच है कि मैं बिहार से पिछले 20 वर्षों में बिहार नहीं गई हूँ उस तरीके से। मैं वहाँ इवेंट्स पे जाती हूँ, मैं बिहारी अपने आप को अब कहने लायक नहीं हूँ। तो एक चीज़ वो होनी चाहिए कि जनता के मुद्दे हों। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो सही मुद्दा उठा रही है तो आप विचारधारा के दलदल में मत फंसिए कि भाई ये इसकी विचारधारा है, हमें सपोर्ट नहीं करना है। उस मुद्दे के साथ खड़े होइए, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपकी अपनी विश्वसनीयता जो है वो आपकी अपनी नज़र में पहले तो विश्वसनीयता बनेगी। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में वोटर एक तो मुझे समझ में नहीं आता वोट चोरी क्या है, बट जो भी है, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ के इलेक्टोरल शीट में कुछ गड़बड़ी है तो आप खड़े होइए ना उस चीज़ के लिए। अगर नहीं लगता कि है तो भी खड़े होइए। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस गए हैं बहुत, तो खड़े होइए। तो कहने का अर्थ ये है कि आप दलगत राजनीति के बियॉन्ड सोचना शुरू कीजिए। और तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है अजीत जी कि ये समय आ गया है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पहचानिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़रूरी नहीं है कि आपके कास्ट से ही हो। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है कि आप एक पढ़े लिखे यादव समाज से पढ़े लिखे युवा हों जो यादव समाज से आते हों, लेकिन जो बाहर सेटल्ड हों और अपने घर में वापस जाकर काम करना चाहते हों। अब ये देखिए कि इन इंटरसेक्शंस पे कौन सी पार्टी आपके लिए क्या बात कर रही है। अगर राजद आपके डिमांड्स को फुलफिल कर रही है तो रहिए उनके साथ, लेकिन अगर राजद के बियॉन्ड भाजपा भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बोल रही है तो एक बार आप मौका देने का प्रयास कीजिए। एंड इट गोज़ फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। मतलब मैं एक ब्राह्मण फैमिली से भी जोड़ करके कह सकती हूँ XYZ जी। तो मुझे लगता है कि जनता से निःसृत मुद्दे जो कि कल्चरली ग्राउंडेड हों और बहुत हवाई ना हो, आपको इमीडिएटली अगले 5 साल में क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला और अगले 10 साल में क्या विजन है, इस चीज़ को तो जांच शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों वो लेकर के। और ये नहीं कि कई बार क्या होता है ना कि कई बार इन पार्टियों के हार की या अंडर परफॉर्मेंस की वजह यही होती है कि आप दिल्ली में बैठ करके हाइपर लोकल जो विषय एक्चुअल में होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि मैं अभी बताता हूँ, एक प्रभारी बने भाजपा के बिहार के, मुझे किसी ने बोला कि मतलब वो चाहते हैं कुछ बिहार के लिए करना, तो आप एक बार जाके मिल लीजिए। तो मैं गया मिलने। अब वो बंदा बिहार को टिपिकली वैसे ही देख रहा है जैसे बिहार को बाकी लोग देखते हैं कि वहाँ तो यार हमने इस कास्ट से नेता प्रतिपक्ष बना दिया, इस कास्ट से ये बना दिया, इस कास्ट से वो बना दिया। ये सारा करके उन्होंने एक पैकेजिंग कर दी जो स्टीरियोटाइप ऑलरेडी चला हुआ था, तो उनके पास कोई नया तरह का था नहीं। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि मुद्दे डिसाइड करके और जनता को बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा ये मुद्दा है, वैसा मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। और जनता जो है स्वयं चुने कि भाई तुम्हारे घर के सामने एक सड़क कैसी है और कौन बनवा रहा है जी। राम मंदिर बनने से हो सकता है कि तुमको ये अलग
वो दूसरे लेवल की बात होती है। पहला लेवल है तुम्हारे जीवन को समृद्ध करना किसी भी तरीके से, शिक्षा से हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकता है। तो इन सब पे मुझे लगता है कि जब तक लोग नहीं लगेंगे, महिलाओं ने किया ना और उसका प्रभाव पड़ा है। मुझे नहीं पता कि आपने कितना फील किया है, हमारे गांव में जो शराब को लेकर के हर शाम जो घर घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता था ना, प्रशांत किशोर यही तो नहीं बोलता है ना, वो बोल रहा है 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन एक पीटती हुई महिला जो आज नहीं पीट रही है, तुम उसको 1,000 करोड़ में नहीं नाप सकते हो। देखिए अजीत जी, एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक मिट्टी का एक स्वभाव होता है। आप देखिए बिहार में अगर आपके पास ठीक ठाक लैंड होल्डिंग का मतलब इतना हो कि आप आप जो उगा रहे हैं वो खा सकें। अमूमन मुझे लगता है कि अगर पूरे बिहार की स्थिति हम देखें तो ऐसी स्थिति है, ऐसा ही है। हाँ, जो बहुत जो गरीब समाज है उसके लिए जो स्कीम्स हैं जिसमें कि चावल, जिसमें अनाज और बेसिक सुविधाएं वो मिल रही हैं। यही वजह है ना कि लोग भाई आपको लेबर क्यों नहीं मिल रहा है, इसका एक कारण है और ये सारी स्टडीज हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई मनरेगा और ये फ्री राशन स्कीम के कारण। आपके घर में कटाई के टाइम में नहीं मिलते लोग। तो इसका मतलब ये है कि जो रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, उस रेवेन्यू के पहले आपको ये समझना होगा कि लोग पेट भरकर खाना खा रहे हैं, पेट भर के सो रहे हैं। इसके बाद की जो बात है उस पे बात कीजिए। राजनीति वहां से शुरू होनी चाहिए। राजनीति अब रोटी कपड़ा से शुरू नहीं हो सकती, रोटी कपड़ा सबके पास है। और ये जो हमारी राजनीति स्थगित हो गई है ना बिहार में, रोटी कपड़ा तक, ये प्रॉब्लमेटिक है। चलिए, आशा है कि हमारे जो दर्शक होंगे, और दर्शकों में कई बार पार्टियों के नेता वेता भी होते हैं या उनके जो नेताओं के सहयोगी जो होते हैं वो भी होते हैं। तो एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। थैंक यू अजीत जी।